आज राइट नाउ हम लोग पहले दो चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड देन आफ्टर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ पार्ट पार्ट में होगा। जैसे क्या होता है कि यूट्यूब पे प्रीमियर आएगा। ठीक है, रीज़न क्या है ना कि एग्ज़ाम कब है इसका, 14 को है ना। तो एक बार पार्ट पार्ट पढ़ लो, फिर एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट, जैसे ईएनवीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा था, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फिर डिस्कस कर देंगे वन शॉट। वो दो ढाई घंटे का मैक्सिमम मैक्सिमम 2-2.5 घंटे का होगा। तो अभी क्या पार्ट में भी टाइम है, तो पार्ट पार्ट जैसे अभी पढ़ा दिया, आज जितना पढ़ाया कल तक रेडी कर लो, कल जो पढ़ाऊंगा परसों तक रेडी कर लो, फिर एग्जाम के पहले एक बार और पढ़ा दूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी सब्जेक्ट ज़्यादा लंबा लंबा समय तक याद नहीं रहता। इसमें मतलब कॉन्सेप्ट बोल के कोई चीज़ नहीं है, बस आपको रटना है कि इसका क्या फंक्शन, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बोल के कोई चीज़ नहीं। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, कोई भी तो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्ट बोल कोई चीज़ नहीं है। बट काइंड ऑफ आपको बस समझना है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, वो समझना है काइंड ऑफ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे। कंप्यूटर सिस्टम है क्या और इसके कंपोनेंट क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम इज द अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ द टास्क। सिंपल सी बात है, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक टोटल स्पेसिफिक अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक जो अरेंजमेंट है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। आप सिस्टम किसको बोलते हैं, सिस्टम मतलब अरेंजमेंट। सिस्टम का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। मतलब आप क्या बोलते हैं, आप किसी को ना, मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, सीरियल वाइज काम कर रहे हो, दैट इज द सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कहीं पे आप देखो कंप्यूटर सिस्टम, आपको मॉनिटर दिख रहा है, सीपीयूज दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, सीपी कीबोर्ड दिख रहा है, प्लस जो आप पता ना हार्ड ड्राइव ये सब बाहर से रखता है। ठीक है, तो आपका जो मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। इसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑन करने में टाइम लगता है, बोलते हैं ना कि भाई कंप्यूटर ऑन करने में टाइम लगता है या सिस्टम ऑन करने में टाइम लगता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो अरेंजमेंट है, इसको अपने क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ये कंप्यूटर सिस्टम से कोई एक काम कर पाओगे या डिफरेंट डिफरेंट काम कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट काम कर, एट ए टाइम तुम डिफरेंट काम करोगे। एक एक जगह पे तुम्हारा यूट्यूब चल रहा है, दूसरी जगह पे तुम्हारा एक्सेल चल रहा है, तीसरा फोल्डर में तुम्हारा ये वर्ड फाइल का काम हो रहा है। लोग करते कि नहीं करते हैं, ऑल ऑल टैप करके लो, देखो ना, करते हैं ना, कभी इस फोल्डर में गए, कभी इस फोल्डर में गए, कभी इस फोल्डर में करें। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल कंपोनेंट डिवाइस दैट हेल्प प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। बोल रहा है इट इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट्स एंड डिवाइस। इस कंप्यूटर सिस्टम में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, डिवाइस हैं, जो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। अब सीपीयू काम क्या है भाई, सीपीयू क्या नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसका काम क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम को प्रोसेस करना। तुम कोई भी कमांड दोगे, तुम कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे, सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तुम कुछ भी क्लिक करोगे, सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ याद है रैम रोम बोल के कुछ होता है ना, सुना है ना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्टोरिंग स्टोरिंग का काम करते हैं। कोई इंटरनल होता है और कोई क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। प्लस आपका कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। सारे सिस्टम आपस से कम्युनिकेटेड करते हैं, सारे सिस्टम आपस से इंटरकनेक्टेड है। हर एक सिस्टम आपस क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। माउस क्या कर रहा है, माउस कुछ भी क्लिक करोगे, देखो ना, मैं कुछ भी क्लिक करूंगा, ये कम्युनिकेट करेगा दूसरा सिस्टम के साथ, और उसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा, हमें मॉनिटर में दिखेगा। तो सिंपल सी बात है भाई कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तुमको सिंपली याद रखो ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो टोटल अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक वे है, इस पूरे अरेंजमेंट को अपने क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। जिससे आप वैरायटी ऑफ द टास्क कर सकते हो एट ए टाइम। ठीक है, हर एक कंपोनेंट दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, दूसरों से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अब सबका अब देखो, कीबोर्ड का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, रैम रोम का काम क्या है, स्टोरिंग करना। सीपीयू काम क्या है, सीपीयू काम क्या है, प्रोसेस करना। मॉनिटर का काम क्या है, कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया वो आपके आउटपुट को दिखाए। तो अलग अलग कंपोनेंट का क्या अलग अलग काम है,
पर सारे कंपोनेंट एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक होता है ना कंबाइंड रिजल्ट आपके मॉनिटर पे दिखा रहे हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है हार्डवेयर का? पहला, कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट क्या हो सकता है? पहला हार्डवेयर। पहले पहले मोटा मोटा इसे कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में देखो क्या क्या आता, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी स्टोरेज। पहले याद करो हार्डवेयर में क्या क्या आता है, 2 नंबर में आ सकता है कि हार्डवेयर क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। हार्डवेयर में आपका सिंपल आता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, प्लस आपका मेमोरी स्टोरेज, ये आपका हार्डवेयर में आता है। ठीक है ना? अब देखो इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ सकता है, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन याद हो जाएगा ना इनपुट डिवाइस का, कि दीज आर द टूल्स यूज टू इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। जिस टूल से हम लोग डेटा को इंटर करते हैं, या जिस टूल से हम लोग सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते हैं, या जिस टूल से हम लोग कोई भी डेटा मॉनिटर के अंदर कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसी डेटा को बोलते हैं इनपुट। इनपुट क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने का काम करता है, डेट मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं इनपुट। आपने पढ़ा होगा ना, इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकलता है। तो इनपुट क्या करता है, बेसिकली कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करने का काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल, मैंने कीबोर्ड से कोई भी प्रेस अगर की किया, कीबोर्ड से कोई भी अगर प्रेस मैंने जस्ट कीबोर्ड से अगर कोई भी की मैंने जस्ट प्रेस किया, वो क्या कर रही है, वो जो की है वो इंफॉर्मेशन कहाँ डाल रही है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनपुट। आउटपुट क्या होता है, दीज डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन से जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, आपने डिलीट का इंस्ट्रक्शन दिया तो फाइल डिलीट हो गई, तो जो जो इंस्ट्रक्शन का आउटपुट आ रहा है, उसी आउटपुट को अपने क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल क्या होता है, मॉनिटर। अगर आपने जस्ट प्ले किया, स्पीकर बजना चालू, आपने जस्ट प्ले पे आपने क्लिक किया, स्पीकर का काम क्या है, चलना। आपने मान लो प्रिंट का ऑप्शन आया, तो आपने प्रिंट पर जैसे क्लिक किया, प्रिंटर चालू हो गया। समझ रहे हो ना? तो आपके इंस्ट्रक्शन से जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है देखो, दिस डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट, जो आपको दिख रहा है मतलब, या जो इसका रिजल्ट आ रहा है ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेस। एग्जांपल इंक्लूड मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स। मॉनिटर पे जो आपको रिजल्ट आ रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आपने प्रिंट करने के लिए अपने लास्ट ऑप्शन प्रिंट करते हैं ना, अरे पीडीएफ के बगल में क्या रहता है, प्रिंट का ऑप्शन रहता है, तो जैसे ही प्रिंट करोगे प्रिंटर से निकलना चालू हो जाएगा, वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, सीपीयू क्या है भाई, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का मेन ब्रेन है। वेयर मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस, जहां पे सारा का सारा काम होता है भाई। कोई भी इंफॉर्मेशन तुम डालोगे वो सीपीयू से होकर ही जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर तुम डालोगे वो कहां से होके जाएगा, सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर का ब्रेन। तुम्हारे बॉडी में तुमको कुछ भी सुनाई पड़ता, पहले वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रोसेस होता, ब्रेन में। ऐसे ही कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन, आपने डिलीट का इंस्ट्रक्शन डाला, वो डिलीट का इंस्ट्रक्शन कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको डिलीट कर देगा। पर ये काम इतना फास्ट होता जो आपको समझ में नहीं आता। आपने डिलीट का ऑप्शन डाला कि सामने डिलीट हो गया, वो नैनो सेकंड का फर्क है, पर वो नैनो सेकंड का जो प्रोसेस हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, सीपीयू के अंदर ही हो रहा है। तो दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। इट प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बोला, आपने अगर डिलीट का इंस्ट्रक्शन दिया, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अदर कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल का मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज क्या होता है बेसिकली, दीज आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली एंड परमानेंटली। जहां पे आप डेटा हो गया तो टेम्पोरली सर्व करते हो या परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। एग्जांपल रैम, रैम में जो भी डेटा होता है क्या होता है, टेम्पोरली होता है। हार्ड ड्राइव्स में जो भी डेटा होता है क्या होता है, परमानेंट होता है। जहां पे डेटा आप, जहां पर भी आप डेटा टेम्पोरली और परमानेंटली सेव करते हो उसको अपने बोलते हैं मेमोरी स्टोरेज। हेलो,
ठीक है, आप ऊपर जाइए ना, मैं तो क्लास में हूँ। 1 मिनट बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। 08086745। सॉफ्टवेयर क्या है? अब देखो, सॉफ्टवेयर में पहले क्या क्या है, दो प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे आपका विंडोज हो गया, जो कि मेन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, विंडोज हो गया, मैकबुक होता है ना, मैक ओएस, और एक होता है लिनक्स, ठीक है, एक लिनक्स। नॉर्मली यही तीन पॉपुलर है, या तो लिनक्स होगा, सबसे लाइट क्या होता है, लिनक्स होता है ना, सबसे लाइट होता है लिनक्स, समझ रहे हो? लिनक्स कभी यूज किया है तुम लोग? बहुत लाइट होता है, और उसका मतलब देखने में अच्छा भी है, ऐसा खराब नहीं लगता, अच्छा लगता है, और बहुत मतलब लाइट होता है, बहुत बहुत फास्ट काम करता है। मतलब अ, जैसे विंडोज होता है, हैंग वैंग करने लगता है, एक साल 2 साल बाद विंडोज ना पूरा हैंग करने लगता है, फिर या तो तुम उसको फिर से, वो क्या बोलते हैं उसको, हटा के, हटा, हाँ, वो री इंस्टॉल क्या करना पड़ता है। लिनक्स क्या होता है, लाइट है ना, कोई भी फाइल खोलेगा तुरंत खुलता है, बट क्या ज़्यादा उसको नाम नहीं, मतलब ज़्यादा उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। बट और लिनक्स थोड़ा सा टफ भी है यूज करना कंपेयर टू विंडोज, थोड़ा विंडोज थोड़ा इजी है। इजी क्या है कि हम लोग बचपन से विंडोज यूज किए हैं, तो हमको आदत है लिनक्स, लिनक्स का आदत नहीं है, तो लिनक्स स्टार्टिंग में मैनेज करने में प्रॉब्लम होता, बाद में काफ़ी अच्छा था। मेरा एक लैपटॉप में लिनक्स था, बीच में मैं यूज करता था, बहुत अच्छा था, बट बाद में मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि बहुत सारे ना, जैसे विंडोज का अपना स्टोर होता है ना, अरे विंडो जैसे ऐप एप्लीकेशन का ऐप प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है, आईफोन वाले का क्या होता है, ऐप स्टोर होता है, ऐसे लिनक्स का भी अपना खुद का स्टोर है, लेकिन बहुत कम एप्लीकेशन लिनक्स पे आता है, ज़्यादातर एप्लीकेशन या तो विंडोज़ पे आएगा, या तो तुम्हारा iOS पे आएगा, मतलब ऐप स्टोर पे आएगा, लिनक्स में बहुत कम आता है, तो ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं है, बट हाँ, जो है बहुत अच्छा चलता है। तो बेसिकली देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे एग्जांपल पहले विंडोज हो गया, मैक मैक ओएस हो गया, और लिनक्स हो गया, ठीक है ना। दिस इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर। मतलब ये ना बेसिकली जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको मेन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये सारे के सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। तुम्हारे कंप्यूटर में सीपीयू लगा है, सुनो ना, तुम्हारे कंप्यूटर में सीपीयू लगा है, कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, बट उसके अंदर विंडोज नहीं लगा है, काम करेगा? तुम्हारा हार्डवेयर काम करेगा क्या? तुम्हारा हार्डवेयर काम नहीं करेगा, तो तुम्हारे हार्डवेयर से काम कौन कराएगा? तुम्हारे हार्डवेयर को मैनेज कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, समझ रहा ना? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, दिस इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर, बोला जितना भी हार्डवेयर है ना, सबको मैनेज करता है, एंड अदर सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर। मतलब दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर आपका होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, विच इज द मेन सॉफ्टवेयर, जो पूरा का पूरा हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है। सीपीयू कौन मैनेज कर रहा है? सीपीयू कौन मैनेज कर रहा है? सीपीयू मैनेज करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। मॉनिटर को मैनेज करने वाला कौन? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। देखो, तुम कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा, मेरा बात समझो, तुम कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा, वो कहां पहुंचेगा? हार्डवेयर में। बट हार्डवेयर से काम कौन करवाएगा? हार्डवेयर से काम कौन करवाएगा भाई? सॉफ्टवेयर कराएगा। अगर विंडोज नहीं है, तुम काम करा के दिखा दो मेरे को, क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम्हारे लैपटॉप में विंडोज नहीं है, और हम तुमको बोलते हैं थोड़ा सा व्हाट्सअप चला के दिखाओ, थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर करके दिखाओ, तुम बोलेगा सर रुकिए ना, पहले विंडोज को तो इंस्टॉल करने दो, क्योंकि जब विंडोज इंस्टॉल करोगे तभी तो इंस्ट्रक्शन दे पाओगे, समझ रहे हो ना? अरे विंडोज इंस्टॉल करोगे तभी तो इंस्ट्रक्शन दे पाओगे, तभी तो हार्डवेयर को यूज कर पाओगे। तो हार्डवेयर को यूज करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, विच इज द मेन सॉफ्टवेयर विच मैनेज ऑल द हार्डवेयर। बोल भाई, क्लियर हो रहा है? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दिख रहा है, बहुत सारे ऐप दिख रहा है ना, ये बहुत सारे ऐप दिख रहे हैं, ऐसे ही तो क्या, तो ऐसे ही तुम्हारे क्या नाम है, तुम्हारे जो लैपटॉप होता है,
या तुम्हारा कंप्यूटर उसमें ऐप दिखता नहीं दिखता, गूगल क्रोम, क्रोम कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दीज आर द प्रोग्राम्स डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये ऐसा प्रोग्राम है जो डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए। एग्जांपल, एक्सेल पे आप वर्ड का काम कर पाओगे क्या? एक्सेल सीट पे आपको मैं बोलूंगा डिजाइन करके दिखाओ, मतलब कोई 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 पेज डिजाइन करके दिखाओ, कैसे कर पाओगे? तो वर्ड फाइल पे तुमको मैं बोलूंगा स्लाइड चला के दिखाओ, कैसे दिखाओगे? अगर स्लाइड को चलाना है तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा? पावर पॉइंट। अगर तुमको स्लाइड को चलाना क्या यूज करना पड़ेगा? पावर पॉइंट। अगर तुमको पेंट यूज करना है तो तुमको क्या चाहिए? MS वर्ड चाहिए तुमको। अगर पेंट यूज करना है तो हर एक सॉफ्टवेयर का क्या है? अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। अब आप बताओ, ये जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम को अगर आप बोलते हो कि भाई हमको वर्ड फाइल पे काम करना है, वो करके दिखाए क्या? गूगल क्रोम का काम क्या है? गूगल क्रोम का काम है बेसिकली एक्सप्लोर करना। कोई भी जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर है उस पर क्या कर सकता है? ब्राउज करके वो इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हो। तो वो ब्राउजिंग का काम में आता है गूगल क्रोम। बट गूगल क्रोम को तुम बोलोगे एक्सेल का काम कर दे, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या होता है? स्पेसिफिक टास्क होता है। उसको इस प्रकार से ही डिजाइन किया जाता है जिससे वो अपना पूरा का पूरा क्या करे? टास्क इजिली परफॉर्म कर पाए। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं सर? अभी तक एक ही क्वेश्चन पढ़े हैं, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? इट इज द, अभी याद कर लो ना, अब टाइम नहीं है, अब आपको टाइम नहीं, घर जाकर याद करेंगे। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? वैरायटी ऑफ द काम करते हैं। बस हिंदी में समझो, अपना अंग्रेजी में लिख के आना, जिसके मदद से हम लोग वैरायटी ऑफ द काम करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके बहुत सारे क्या है? वेरियस कंपोनेंट है, और हर एक कंपोनेंट क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है, और आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता सर कंपोनेंट क्या क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है? हार्डवेयर में क्या क्या आता है? इनपुट डिवाइस आता है। एग्जाम्पल, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। आपका एक सब क्या? इनपुट डिवाइस है। आपका आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, या आपकी आउटपुट डिवाइस होगा। फिर आपका मेमोरी स्टोरेज। अब मेमोरी स्टोरेज जहां पे आप लोग डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोरेज दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्पोरली और एक होता है परमानेंट। अब रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो भी होता है, वो टेम्पोरली होता है। अगर तुमको बेसिकली परमानेंट चाहिए तो कहाँ कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? हार्ड ड्राइव या रोम वगैरह यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर पाओगे। बोले क्लियर हो रहा है? ओके। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे के पूरे, मतलब सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो इस प्रकार से डिजाइन किया रहता है कि पूरे के पूरे हार्डवेयर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। मतलब अगर आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज करना है तो आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दो, विंडोज, लिनक्स, iOS। ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिजाइंड प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। जैसे एग्जांपल, अगर तुमको स्लाइड का काम करना है तो तुमको पावर पॉइंट यूज करना पड़ेगा। अगर तुमको एक्सेल सीट में काम करना है तो तुमको एक्सेल यूज करना पड़ेगा। अगर तुमको लेट से पेंटिंग का काम करना है या वर्ड का काम करना है तो तुमको MS वर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर तुमको ब्राउजिंग का काम करना है तो तुमको क्रोम यूज करना पड़ेगा। ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर यूज इन मेनी एरियाज ऑफ आवर डेली लाइफ एंड बिजनेस एक्टिविटीज। ऑब्वियसली राइट नाउ कंप्यूटर हमारे के लिए क्या है? कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हियर सम ऑफ द की एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला एग्जांपल, बिजनेस एंड फाइनेंस। मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ है? कंप्यूटर का यूज भाई बिजनेस में, पहले मैं नाम बताता हूँ, कंप्यूटर का यूज कहाँ है? बिजनेस में है। एजुकेशन सेक्टर, तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर था कि नहीं था? अरे तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर था कि ना? इस कोचिंग सेक्टर में कंप्यूटर है कि नहीं है? तो ये भी तो एजुकेशन सेक्टर में आ गया। प्लस हेल्थ केयर, हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत सारी मशीन तो कंप्यूटर से ही ऑपरेट होती हैं, है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वीडियोस, आज एंटरटेनमेंट में क्या है? वीडियोस है, मूवीज है,
अब इन सबको एडिट करने के लिए कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर का जरूरत, कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है। फिर होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भाई ईमेल वगैरह अगर आपको करना है उसके लिए भी क्या चाहिए, कंप्यूटर तो चाहिए। प्लस साइंस एंड रिसर्च, यहाँ भी कंप्यूटर चाहिए। क्या पढ़ाना या समझ गए, अरे पढ़ाएं या समझ गए, ये तो एकदम इजी है ना, अपने लाइफ में तुम लोग देख रहे हैं। ओके अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, भाई अगर ये पढ़ाएंगे ना तो आईटी छोड़ दो पढ़ना, तुम लोग स्कूल में तो पढ़ाई होगा। अरे बोल ना बाबा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर पढ़ाई तो होगा, हो जाएगा तो एकदम इजी है। अब तुम्हारे सिलेबस में है तो भाई लिख दिया हूँ मैं, टाइप करने से पहले पूछ रहा था क्यों लिखे यार, मतलब बच्चा तो ऐसे लिख देगा। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, एकदम इजी है। बोला सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर एंड इसके टाइप्स क्या है। पहला सर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, आपको करना क्या है। मैंने क्या बोला, आपके पास सीपीयू है, सुन ना भाई, आपके पास सीपीयू है, आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, आपके पास सब कुछ है, स्पीकर है, और मैं आपको बोलता हूं फाइल सेंड करके दिखाओ, करके दिखाओ, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे पहले तुमको विंडोज चाहिए, विंडोज आने के बाद फिर अब तुमको काम कर सकता है, लेकिन विंडोज अगर नहीं आया तो वो काम नहीं कर सकता। तो वही बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है भैया तुमको करना क्या है, व्हाट टू डू। it is intangible, meaning you can't touch, you can just, you can with a hardware, like your hardware, it can't touch it like you can with a hardware। मतलब जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जस्ट उसको आप टच नहीं कर सकते, मतलब जस्ट काइंड ऑफ यू कैन फील इट कि एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, बट उसको टच नहीं कर सकता, तो समझ रहा ना। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पहला क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ गया आपका, विंडोज आ गया, मैक आ गया, लिनक्स आ गया, अभी तो हम लोग पढ़े ना, इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इसका एक और नाम क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर ऐसा एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है या इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको ऑपरेट कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं मान लो वर्ड पैड खोल, मान लो मैंने वर्ड एमएस वर्ड खोला, एमएस वर्ड खोल करके मान लो एक पेज है, अब उस पूरे पेज को मैं डिजाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, पेज वहां पे आता है ना, इंसर्ट में आकर पेज का ऑप्शन आता है, पेज में जाकर के मैंने डिजाइन का ऑप्शन गया, डिजाइन का ऑप्शन को में जाकर जो भी मुझे डिजाइन पसंद आया, जैसे ही मैंने क्लिक किया, एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड जो एप्लीकेशन है जिसको अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये टेल करेगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बताएगा किसको, सीपीयू को, कि भैया तुमको ये काम करना है, तो वो तुरंत ये काम करना चालू कर देगा। समझा मेरा बात। अगर फॉर एग्जांपल वो पेज मैंने डिजाइन किया, मुझे पसंद नहीं आया, मेरी सिस्टर बोलती है भैया डिलीट करो, तो मैं फिर क्या करूंगा, उसको एडिट में जाकर के डिलीट करने की कोशिश करूंगा, या होता है अंडू करना, अरे अंडू बोलते हैं ना, अंडू करना। तो जैसे मैंने अंडू का ऑप्शन किया, तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये मेन सॉफ्टवेयर को बोलेगा, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को बोलेगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किसको बोलेगा, सीपीयू को बोलेगा कि भैया इसको एडिट करो, हटाओ, गलती हो गई। तो यही काम है बेसिकली एप्लीकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर का काम यही है कि ये हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है भैया तुमको ये काम करना है। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं गाइज, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं नॉर्मली हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर मैं दे रहा हूं, किसके मदद से दे रहा हूं, सॉफ्टवेयर मदद दे रहा हूं। मतलब ये जो हार्डवेयर आपको दिख भी रहा है ना, ये हार्डवेयर वर्क कैसे कर रहा है, सॉफ्टवेयर की मदद से। तुम्हारे फोन में सुनो ना, तुम्हारे फोन में बैटरी है, मदरबोर्ड है, कैमरा है, सब कुछ है, लेकिन एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, ना तो एंड्रॉयड है, ना आईओएस है, कुछ है ही नहीं। कॉल करके दिखाओ मेरे को इसका मतलब अगर एंड्रॉयड आ गया तो हम लोग कॉल भी कर सकते हैं, हम लोग मैसेजिंग भी कर सकते हैं, कैमरा जो कैमरा लगा है उस कैमरा को यूज भी कर सकते हैं। समझ रहा ना, हाँ क्या बोला, हाँ वही बात है ना। तो आपका जो जैसे ही आपने एंड्रॉयड को इंस्टॉल किया,
आप जितना भी मदरबोर्ड वगैरह है सबको यूज करना स्टार्ट कर दिए। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या ऑपरेटिंग, अब जैसे देखो तुम्हारा एंड्रॉइड क्या हो गया, वो मेन सॉफ्टवेयर हो गया। अब उसके अंदर देखना बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सअप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट्सअप क्या है, फेसबुक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तुम लोग यूट्यूब से क्लासेस देख रहे हो, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझा मेरा बात? तो यही होता है तुम्हारे किसी भी कंप्यूटर में कि दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है मेन सॉफ्टवेयर और उसके अंदर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब मिल करके हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। हार्डवेयर को बोलते हैं तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। लाइव लाइव वाले क्लियर हो रहा है ना? ओके, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स रन एंड मैनेज द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर है उनको क्या करता है, मैनेज करता है, रन करता है। एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, विदाउट एंड्रॉइड तुम व्हाट्सअप नहीं चला पाओगे। पहले तुमको एंड्रॉइड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब एंड्रॉइड आएगा तब जाके वो व्हाट्सअप चलेगा। ये पहले व्हाट्सअप नहीं आएगा, पहले एंड्रॉइड आएगा, एंड्रॉइड के बाद फिर व्हाट्सअप चलेगा। ऐसे ही तुम्हारे कंप्यूटर में या तो पहले लिनक्स आए, या पहले विंडोज आए, या तुम्हारे पहले एंड्रो क्या बोलते हैं मैक आईओएस आए, तब जाकर तुम कोई और काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल भाई देख लेना, लिनक्स वगैरह है। अरे सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सेम ही तो होता है उस। हम्म, हाँ हाँ ऑब्वियसली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया ना क्लियर। दीज आर द प्रोग्राम डिजाइन टू यूजर फॉर स्पेसिफिक टास्क। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए है, गूगल क्रोम क्या है, ब्राउजिंग के लिए है। ठीक है, गेम्स किसके लिए, माइनक्राफ्ट के लिए है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सेम एज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और आईओएस। अरे लैपटॉप के लिए कंप्यूटर के लिए अलग होता है, मोबाइल के लिए क्या अलग अलग, मोबाइल के लिए जैसे लैपटॉप के लिए विंडोज है, मोबाइल के लिए क्या एंड्रॉयड है और आईओएस है। वही बोल रहा है, इसको बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो जो मैंने आपको सिखाया ना कि विंडोज, विंडोज जैसे हेल्प करता है आपको सीपीयू को चलाने में, ऐसे ही एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, ये हेल्प करता है अलग, हेल्प करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में। ये हेल्प करता है जो भी मदरबोर्ड वगैरह लगा है, जो भी स्पीकर लगा है उसको यूज करने में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास फोन है, आप चाह रहे हो यूट्यूब को एक्सप्लोर किया, यूट्यूब को चालू किया जाए। जैसे आपने यूट्यूब में क्लिक किया, आपको एक वीडियो दिखा, वीडियो को आपने प्ले किया। जब आप प्ले करोगे तो स्पीकर से आवाज आएगी, जब आप प्ले करोगे तो स्पीकर से आवाज आएगी। स्पीकर आपका क्या है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है? स्पीकर आपका क्या है, हार्डवेयर है। अब ये काम कैसे किया, काम कैसे किया, ये सबसे पहले आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दिया किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दिया आपका मेन 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 सॉफ्टवेयर। अरे मेन सॉफ्टवेयर कौन, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ने किसको इंस्ट्रक्शन दिया, तुम्हारा हार्डवेयर, जो तुम्हारा हार्डवेयर मोबाइल के अंदर जो हार्डवेयर लगा है उसको दिया, और फिर आपका स्पीकर चलना हो गया। ऐसे ही होता है। अरे आपने मदरबोर्ड, जैसे तुम बताओ ना, मदरबोर्ड तुम लोग देखा होगा, मदरबोर्ड खराब हो जाता तो मोबाइल काम नहीं करता। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो मोबाइल मोबाइल काम करेगा क्या, मोबाइल तो काम ही नहीं करेगा। तुम तुम प्ले करते रहो, प्ले वाले बटन पे क्लिक करते रहेगा, तुम्हारा मोबाइल काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि मदरबोर्ड क्या है, काइंड ऑफ तुम्हारे फोन का सीपीयू। ये सीपीयू काम कैसे करेगा, सॉफ्टवेयर ने इंस्ट्रक्शन दिया सीपीयू को कि भैया ये वीडियो को चलाओ, तब जाके सीपीयू काम करना स्टार्ट किया। तो तुम्हारा हार्डवेयर काम नहीं करता। हार्डवेयर को काम कराने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर को, तब जाके काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपके फोन से एंड्रॉयड या आईओएस निकलवा देता हूं, तुम मोबाइल चला के दिखाओ मेरे को। तुम मतलब वही हिसाब हो गया कि तुम्हारे तुम्हारे बॉडी में से हार्ट को निकाल दिया, अब बोले बॉडी को चलाओ, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वही हिसाब यहाँ पे हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ एक आधा घंटा में कॉल कर दे, 1 घंटा में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात था तुमसे। हाँ कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा बात करना था। ठीक है, क्या हुआ, सॉरी हो गया?
ठीक है, हम कॉल करते हो ना। बोलो, क्लियर है भाई? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली डिजाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइस। बोल रहा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा डिजाइंड प्रोग्राम है जो स्पेशली मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया है। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन के लिए बनाया और टैबलेट के लिए बनाया है। जैसे एंड्रॉयड तुम्हारे कंप्यूटर में काम नहीं करेगा। एंड्रॉयड तुम्हारे कंप्यूटर में काम करेगा क्या? नहीं, वो स्पेशली स्मार्टफोन के लिए बनाया है। विंडोज किसके लिए बनाया गया है? किसके लिए बनाया? बेसिकली कंप्यूटर के लिए बनाया गया, टैबलेट के लिए, इसके क्या नाम है, लैपटॉप के लिए बनाया गया। तो वही बोल रहा है कि एन ऑपरेटिंग एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन डिजाइंड प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर डिजाइन टू रन मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, मोबाइल डिवाइस के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है उसको बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल एंड्रॉयड और आईओएस। ठीक है, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज करने के लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, कोई भी मोटा अमाउंट नहीं देना पड़ता है, जिसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, जिसको आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। द सोर्स कोड इज अवेलेबल टू एनीवन, इंस्पेक्ट एंड चेंज। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पता है ये जो क्लासेस जिससे चल रहा है, जिससे हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, ये सॉफ्टवेयर तुम लोग देख रहे हैं ना, इसको अपने बोलते हैं ओबीएस बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ओबीएस। ओबीएस एक ओपन सॉफ्टवेयर है। इसको ना पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंजीनियर हैं ये मिल के बनाते हैं। तुम भी अगर बहुत अच्छा कोडिंग वोडिंग जानता है, तो अगर तुम मान लो तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ओबीएस में, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम कोडिंग की मदद से ओबीएस की उस प्रॉब्लम को ठीक कर दो। क्योंकि ओबीएस का पूरा जो डेटा है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, मतलब पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है। ओबीएस बना कैसे है ना, इसका पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है, कोई भी इंसान जाएगा उस कोड की मदद से ओबीएस बना लेगा। अब ये ना फ्री है, ये ओपन है, इस पर किसी का ओनरशिप नहीं है। समझा मेरा बात? आए दिन देखना ओबीएस में नए नए वो आते रहते हैं, जैसे तुम्हारे फोन में अपडेट आता है ना, ऐसे ओबीएस में आए दिन अपडेट आता रहता है। तो ये कंपनी नहीं देती है, ये कंपनी देती है, ये ओबीएस का एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको क्या, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जितने भी बड़े बड़े वो कोड कोड होते हैं ना, कोड वाले जो कोडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, ओबीएस को ऐसे फ्री रखे हैं। और इसमें किसी एक इंजीनियर ने मिलकर ओबीएस नहीं बनाया। वर्ड तुम भी बना सकते हैं, तुम भी अगर तुम्हारे को कोडिंग का नॉलेज है और तुमको लगता है ओबीएस में कोई चीज ठीक करना है, तुम कोडिंग में उसको ठीक कर सकते हैं। और तुम इंटरनेट पे उसको अपलोड कर दिया कि भैया ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये ठीक कर दिया, इसके लिए ये कोड है। अब ऐसे मैं ओबीएस से पढ़ा रहे हैं, हम लोग पैसा नहीं देते, किसी को पैसा नहीं देते। बट ये जो पीडीएफ है ना, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए हम लोग को पता पैसा देना पड़ता है, ऐप स्टोर में पैसा देना पड़ता है, तब जाकर के एक एप्लीकेशन मिलता है। अरे गुड नोट नाम सुना? गुड नोट 3,000 रुपया लगता है लाइफ टाइम के लिए यूज करने के लिए। गुड नोट बोल करके आता है, उसका 3,000 रुपया लगता है। तो वो क्या फ्री नहीं है, जो पैसा देगा उसको ही एक्सेस मिलेगा। नॉर्मली तुम पीडीएफ पे लिख नहीं सकते, पीडीएफ पे लिखने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है, समझ रहे हो ना? तो उसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है। जैसे अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ नोटफुल ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये नोटफुल है, इसको भी यूज करने के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग देखना माइक्रोसॉफ्ट 365 पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? 1 साल तक या 6 महीने तक फ्री होता है, उसके बाद अगर तुमको यूज करना तो क्या देना पड़ता है? मोटा पैसा देना पड़ता है, 1 साल का 4,000 5,000 जो भी वो लोग लेता है। समझ पा रहे हैं मेरा बात? वो फ्री नहीं है, बट ओबीएस फ्री है। ओबीएस फ्री है, कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका एक्सेस इंटरनेट पर वाइडली अवेलेबल है। कोई भी इंसान उस एक्सेस को ले करके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ही चेंज कर दिया तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए ओबीएस में इसलिए देखना, ओबीएस में कोई भी अगर चेंजेस आता है तो कभी अच्छा आता कभी बुरा आता, तुम उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि वो तुम किसको ओबीएस में प्रॉब्लम आ गया ना, तो तुम किसी कंपनी को मेल नहीं कर पाएगा। कल को ओबीएस में प्रॉब्लम आया तो किसी कंपनी को तुम मेल नहीं कर पाएगा। और मैं बता रहा हूँ, जितने भी टीचर्स हैं सब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ओबीएस यूज करते हैं।
कल को मान लो ओबीएस खत्म हो गया तो कोई बात नहीं है, खत्म है कोई बात नहीं है। ओबीएस का पूरा ओबीएस बना कैसे है, उसका पूरा का पूरा कोड, कोडिंग होता है ना, पूरा का पूरा कोड चैट जीपीटी के पास में है, गूगल के पास में है, कोई भी मांगेगा तुरंत मिल जाएगा, लोग उस कोड को यूज करके ओबीएस बना देंगे। समझ समझ पा रहे हैं मेरा बात को? ये अब एग्जांपल मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री है। तो ये सॉफ्टवेयर की खासियत क्या होती है, सुनो ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इनकी खासियत क्या होती है, ये फ्री टू यूज होते हैं, मतलब एक पैसा यूजर्स लेते रहिए। इसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो, इसको चाहे तुम बोले ना, अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, अगर इस सॉफ्टवेयर का कुछ सिस्टम तुमको पसंद नहीं आ रहा है और तुम्हारे पास कोडिंग का नॉलेज है, तुम इसको मॉडिफाई कर सकता है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, पब्लिक भी यूज कर सकती है। द सोर्स कोड इज अवेलेबल, जो कोड होता है, कोडिंग कोई भी सॉफ्टवेयर किससे बनता है, कोड से बनता है। तो जो कोड है ना वो अवेलेबल है, इज अवेलेबल फॉर एनीवन टू इंस्पेक्ट एंड चेंज। इंटरनेट पे पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है, जिसको भी चेंज करना है कोड के मदद से चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल और क्या क्या दे सकते हैं, जैसे एक ओबीएस एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ओबीएस लाइब्रेरी ऑफिस, जीआईएमपी है, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स सुना, ये तो काफी काफी फेमस है। हाँ फायरफॉक्स, ये भी पता है फ्री वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी फ्री है, फ्री वेब ब्राउजर। हाँ इसको भी तुम, ये फ्री है, इसको भी तुम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट गूगल क्रोम फ्री नहीं है, वो तो फ्री करके रखा है, फ्री है नहीं वो, उसको तुम चेंज करने जाएगा, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। गूगल क्रोम का कोई भी कोड अवेलेबल नहीं है, कैसे गूगल क्रोम बना है उसका कोई अवेलेबल नहीं है। पर फायरफॉक्स कैसे बना है, इसका पूरा का पूरा कोड अवेलेबल है इंटरनेट पे, कोई भी इंसान उस कोड की मदद से दूसरा फायरफॉक्स बना सकता है, या सेम फायरफॉक्स को चेंज भी कर सकता है। पर ये नहीं कर सकते। यूनिट 2 अब चालू होने जा रहा है, तो यूनिट एकदम छोटा सा था ना, अब यूनिट ओके, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय की टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसमें आपको गाइस ना जो मेन क्वेश्चंस आता है ना, जो मेन क्वेश्चंस आता है आपको एग्जाम में, जैसे पहला, चलो मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। की टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेटा ट्रांसमिशन रिफर्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स and method used in transferring data between the device or system over the network। सुन ना, इंटरनेट से जो डेटा तुम्हारे कंप्यूटर्स में आ रहा है, जो तुम्हारे फोन में आ रहा है, टैबलेट में आ रहा है, तो बेसिकली क्या है, इंटरनेट एक सर्वर है, सर्वर से डेटा तुम्हारे फोन में आ रहा है, तो बीच में ना कुछ पाथवे होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं, समझ रहे हो। तो ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सर्वर टू योर डिवाइस, तो जिस पाथवे से ट्रांसफर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे तुम्हारा आईपी एड्रेस काम करता है, टीसीपी काम करता है, टीसीपी समझता है, अभी पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तुम्हारा पैकेट में पैकेट स्विचिंग डेटा होता है, कहने मतलब जब भी कोई डेटा आता है ना, एक बार में नहीं आता, छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि देखो ध्यान से, की टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेटा ट्रांसमिशन रिफर्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड मेथड्स यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी की टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने में। सर कहाँ से कहाँ पे, सिस्टम में जो डेटा आता है, सिस्टम में जो डेटा कहाँ से आता है, सिस्टम में डेटा इंटरनेट से आता है, सर्वर से आता है। तो सर्वर से, मान लो ये सर्वर है, ये तुम्हारा सिस्टम है, तो सर्वर से जो डेटा तुम्हारे सिस्टम में आ रहा है, तो यहाँ पे ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी काम करती है, जो टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है कि सर्वर का डेटा कहाँ पे चला जाए, सिस्टम में चला जाए। अब क्वेश्चन उठता सर ये कैसे काम करता है, जैसे पहला एग्जांपल, जैसे पहले नेटवर्किंग, पहला एग्जांपल क्या है, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेस एंड कम्युनिकेट। ठीक है, इट एनेबल डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर एंड आइदर लोकली, जैसे विद इन बिल्डिंग अ कैंपस, और ग्लोबली, मतलब ओवर द इंटरनेट। तो नेटवर्किंग क्या होगा, फॉर एग्जांपल वाईफाई, अभी ये वाईफाई से क्लास हो रहा है तुमको, तो क्या कर रहा है वाईफाई, वाईफाई बेसिकली हेल्प कर रहा है ना कि सर्वर और मेरे सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। विदाउट नेटवर्किंग क्या सर्वर और मेरा डिवाइस कनेक्ट होगा,
मेरे मेरे सीपीयू में एक लैन नाम का वायर आता है जो मेरे सीपीयू में लगा है, मेरा सुनो, वही लैन क्या कर रहा है, सीपीयू जो मेरा लैन, सीपीयू में जो मेरा लैन लगा है वो बेसिकली नेटवर्क है जो क्या कर रहा है, सर्वर से मेरे को कनेक्ट कर रहा है। आज अगर मैं यूट्यूब में स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, यूट्यूब का सर्वर है, अरे यूट्यूब का अपना सर्वर है, मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रीश पार्क में, तो मेरा सिस्टम कहाँ है, ग्रीश पार्क में। अब यूट्यूब का सर्वर इंडिया में कहीं पर भी होगा, वो नेटवर्क क्या करेगा, यूट्यूब के सर्वर से मेरा सिस्टम को कनेक्ट कर देगा। जैसे ही मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा पूरी दुनिया को पता चल जाएगा अभिषेक पांडे लाइव आ गया। ये नेटवर्क का माध्यम है। अब बताओ क्या नेटवर्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, कोई भी डेटा को, आज मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ये तो इन्फॉर्मेशन ही है, ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो वो हो गया नेटवर्क। नेटवर्क क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेटवर्किंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर, क्या कर रहा है, कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है एंड अदर डिवाइसेस, कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है और अदर डिवाइसेस, वाईफाई से मेरा कंप्यूटर चल रहा है, सेम वाईफाई से मेरा कैमरा चल रहा है, सेम वाईफाई से मेरा फोन चल रहा है, सेम वाईफाई से मेरा फोन तो एक जो नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर रहा है और अदर डिवाइस को भी कनेक्ट कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है, डिवाइस टुगेदर टू शेयर द रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एंड कम्युनिकेट, आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। यूट्यूब का सर्वर, सुनो ना, यूट्यूब का सर्वर मेरे सिस्टम में आ गया, अब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यूट्यूब के सर्वर पे जा रहा है और यूट्यूब पूरे पब्लिक को दिखा रहा है, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं शेयर कर रहे हैं, वही चीज़ हमारा नेटवर्क होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग कभी हॉट स्पॉट यूज़ किया, हॉट स्पॉट आता है ना, हॉट स्पॉट क्या तुम्हारा लोकल हो गया, अरे लोकल लैंस ना, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क हॉट स्पॉट किया, मैंने अपने फ़ोन का हॉट स्पॉट चालू किया, आपने अपने फ़ोन का हॉट स्पॉट चालू किया, या मैं अपने फ़ोन का वाईफाई चालू किया, तुमने अपने फ़ोन का क्या चालू किया, हॉट स्पॉट चालू किया, तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा इंटरनेट ले रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मतलब चाहे गूगल के माध्यम से। दूसरा आप देखिए जब भी फाइल ट्रांसफर करते हो तो दोनों का हॉट स्पॉट चालू हो जाता है, अरे देखना ना जब भी लोग, अरे नाम सुनो ना, शेयर इट बोल के पहले एक आता था, शेयर इट, जहाँ पे तुम लोग वीडियो को ट्रांसफर करता था, गाने को ट्रांसफर करता था, फोटो को ट्रांसफर करता था, मान लो तुम्हारे पास 200 पीस फोटो है, अब 200 पीस फोटो तुम व्हाट्सअप में भेजेगा तो उसका फाइल कम हो जाएगा, कम, व्हाट्सअप क्या करता है, कम फाइल को कंप्रेस कर देता है, तो तुमने क्या किया, अपना शेयर इट ओपन किया, मैंने अपना शेयर इट ओपन किया, दोनों शेयर इट एक नेटवर्क से जुड़ गए, आपका जो हॉट स्पॉट है और मेरा जो हॉट स्पॉट है दोनों एक नेटवर्क से जुड़ गए, मैं यहाँ से सेंड करूंगा आप वहाँ से रिसीव करोगे, देखना वहाँ पे ऐसे सर्कल सर्कल होते रहता है, मैं यहाँ से सेंड करूंगा आप वहाँ से रिसीव करोगे, तो मेरा और आपका फ़ोन क्या हुआ, एक नेटवर्क से जुड़ गया। अब मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजूंगा वो तुम्हारे में चला जाएगा, तुम कुछ भी भेजोगे मेरे में चला गया, तो दोनों सिस्टम क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। अब ये नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, लैन हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बोलो ये समझ में आया नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या है, कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टुगेदर टू शेयर द रिसोर्सेस एंड कम्युनिकेट, ठीक है। इट एनेबल, ये हेल्प करता है डिवाइसेस को टू एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर। मैंने क्या बोला, मैंने अपना फोटो आपके मोबाइल में भेजा, मैंने अपना फोटो आपके मोबाइल में भेजा, अगर मेरा और आपका फ़ोन एक नेटवर्क पे कनेक्ट हो गए तो आप भी मेरे को फाइल भेज सकते हो, मैं भी आपको फाइल भेज सकता हूँ, ये होता है नेटवर्किंग। समझ में आया। तुम लोग देखो तुम्हारे घर में वाईफाई है, सुनो ना, तुम्हारे घर में वाईफाई होगा, सेम वाईफाई तुम्हारे फ़ोन में है, तुम्हारे पापा के फ़ोन में है, मम्मी के फ़ोन में है, ब्रदर सिस्टर के फ़ोन में है, सब लोग सेम वाईफाई से ही इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा सबका घर का फ़ोन एक नेटवर्क से मिल गया, हमारा जो घर का जो फ़ोन है वो एक वाईफाई से मिल गया ना, समझा कि नहीं। अब एक नेटवर्क क्या किया, हमारा सारे सिस्टम को सर्वर से जोड़ दिया, इंटरनेट से जोड़ दिया। तो अब ये नेटवर्क क्या कर रहा है, नेटवर्क बेसिकली क्या कर रहा है कि सर्वर एक जगह पे है, ये सर्वर है, ये तुम्हारा डिवाइस है, आपस में जोड़ने काम करता है। नेटवर्किंग का काम क्या है, नेटवर्किंग काम है सर्वर को डिवाइस से जोड़ देना या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से जोड़ देना। जैसे मेरे घर में फिल्टर है, मेरे घर में जो फिल्टर है ना वो टच वाला फिल्टर है, अरे पानी का जो टच वाला फिल्टर है, तो वो ना मेरा फ़ोन से कनेक्टेड है, मतलब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, उसका एक एप्लीकेशन है, वो उसमें वाईफाई लगा, मेरा मतलब फिल्टर में वाईफाई लगा हुआ है, तो वो वाईफाई क्या है, मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा
कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे बताएगा कि इसमें फिल्टर में इशू आया या किसी भी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, मेरा फ़ोन में यहाँ पे बताएगा। तो अब आप बताओ, उसके अंदर एक वाईफाई लगा है, उसके अंदर एक वाईफाई लगा है, ठीक है। अब वो वाईफाई मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है और मेरा फ़ोन किससे कनेक्टेड है? वाईफाई से। मतलब जो मेरा घर का फिल्टर है वो भी वाईफाई से कनेक्टेड है और मेरा फ़ोन भी कहाँ कनेक्टेड है? वाईफाई से। तो फिल्टर और फ़ोन, मेरे घर का फिल्टर और मेरा फ़ोन दोनों किससे कनेक्टेड है? वाईफाई से कनेक्टेड है। अब हम, मेरा फिल्टर अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे को देना चाहता है कि इसके अंदर ये खराब वो खराब है, वो किसको देगा? सर्वर में देगा। सर्वर कहाँ से भेज देगा? मेरे फ़ोन में भेज देगा। मतलब मेरा एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा फ़ोन का जो एप्लीकेशन है वो किससे कनेक्टेड है? सर्वर से कनेक्टेड है। और वाईफाई भी क्या कर रहा है? सर्वर से कनेक्ट कर दे रहा है। अब कुछ भी अगर नोटिफिकेशन फिल्टर भेजता है, वो क्या करेगा? एप्लीकेशन का सर्वर भेजेगा और मेरा फ़ोन में दिख जाएगा। अब वही सोचो, मेरा फिल्टर अगर किसी दूसरे वाईफाई से कनेक्टेड होता, अब मेरा फ़ोन किसी दूसरे वाईफाई से कनेक्टेड होता, तो क्या आपस में बातचीत, तब आपस में क्या इन्फॉर्मेशन शेयर होता? नहीं शेयर होता। आपस में कोई इन्फॉर्मेशन, आजकल एसी देखो ना, एसी तुम्हारा, अच्छा तुम्हारा टीवी और तुम्हारा एलेक्सा, अब तुम्हारा टीवी एक वाईफाई से है और तुम्हारा एलेक्सा दूसरे वाईफाई से, काम करेगा क्या? काम करेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे घर का टीवी और तुम्हारे घर का एलेक्सा सेम वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे तो बराबर काम करेगा। यही होता है नेटवर्क का काम। क्या है? दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर देना या सर्वर को डिवाइस से कनेक्ट कर देना, जिससे इजीली डेटा एक्सचेंज हो, जिससे इजीली इंफॉर्मेशन क्या हो? आपस में एक्सचेंज हो। अब याद हो जाएगा? अरे बोलना, अब याद हो जाएगा? लाइव स्टूडेंट याद हो जाएगा ना? बोलना। एग्जाम्पल देखो, व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू वाईफाई नेटवर्क एट होम, एट ऑफिस शॉप, you are participating in a local network that allow you access the internet and share file with device on the same network। मतलब जब अपन, हम्म, आजकल तो कर ही सकता है, आजकल तो कर सकता है। देखो क्या बोला, व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू योर वाईफाई, आपका कंप्यूटर वाईफाई से, वाईफाई नेटवर्क से क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। एट होम और एट ए ऑफिस ऑफ वट एवर, यू आर पार्टिसिपेटिंग लोकल नेटवर्क। मैंने ये वाईफाई जो मेरे ऑफिस में जो वाईफाई लगा, ये क्या लोकल नेटवर्क है? दैट अलाउ एक्सेस द इंटरनेट, हम लोग क्या कर रहे हैं? वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं। एंड शेयर फाइल विद द डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। आज मुझे कुछ भी यूट्यूब में छोड़ना रहेगा, मुझे कुछ भी क्लासेस छोड़ना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा? वाईफाई की मदद लूंगा। आज वाईफाई खराब हो जाएगा, क्या मैं यूट्यूब चला पाऊंगा? क्या मैं ऑनलाइन क्लास चला पाऊंगा? नहीं। लेकिन ये वाईफाई आया, ये वाईफाई आया, मेरे कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे यूट्यूब का सर्वर यूज करना है, या मेरा जो खुद का एप्लीकेशन मुझे उसका सर्वर यूज करना, या मुझे गूगल मीट का सर्वर यूज करना, या मुझे जूम का सर्वर यूज करना, ये तो मेरे पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे गूगल मीट का सर्वर यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं गूगल मीट का ऐप ओपन करूँगा, तुरंत मेरा जो वाईफाई है तुरंत क्या करेगा? कनेक्ट कर देगा। गूगल मीट के सर्वर से क्या करेगा? कनेक्ट कर देगा। अब मैं आपको लिंक भेजा, आपने क्लास क्लास ऐड कर लिया, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुँच जा रहा है, हो गया। यही तो हो रहा है। नेटवर्क का काम क्या है? नेटवर्क काम करना, आपस में नेटवर्क करना, जोड़ देना। अब क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पे अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हो तो एक बार में नहीं जाता है। आपने अगर डाउनलोडिंग किया हुआ है तो देखना, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% ऐसे डाउनलोड होता है। अरे जब आप डाउनलोडिंग करते हो तो देखना डाउनलोड कैसे होता है? 1%, 2%, 3%, 4%, 5 ऐसे करके डाउनलोड होता है। जब हम लोग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो एक बार में अपलोड नहीं होता, धीरे 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 करके अपलोड होता है। इसका मतलब पता क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, इंटरनेट पे अगर तुम कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करोगे तो वो एक बार में नहीं जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट में जाता है, उसको पैकेट बोलते हैं। छोटे छोटे पार्ट में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं। उसी को बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। कि तुमने किसी को ईमेल किया, मान लो तुमने किसी को ईमेल किया, तुम्हारा ईमेल एक बार में नहीं जाएगा। देखना वहां पे देखना सेंडिंग दिखाता है, सेंडिंग, तो सेंडिंग में देखना ऐसे लाइन जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, एक बार में तुम्हारा ईमेल नहीं जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट में जाता है। तो जो छोटे छोटे पार्ट में तुम्हारा इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग। देखो कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा ना, तो तुम अपना लैंग्वेज बना के भी लिख पाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड यूज्ड बाय द कंप्यूटर नेटवर्क
efficiently transmit data by breaking it down into smaller chunks called packet। मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि पैकेट स्विचिंग एक ऐसा मेथड है जो कंप्यूटर नेटवर्क यूज करता है इफिशिएंटली टू इफिशिएंटली ट्रांसमिट डेटा बाय ब्रेक। जो भी डेटा है ना उसको ट्रांसफर करने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन जो भी डेटा वो एक बार में नहीं जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में जाएगा। आपने किसी को वीडियोस भेजा, वो एक बार में नहीं जाएगा। आपका वीडियो पता है छोटे छोटे, मान लो 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है। अब 1 घंटे का वीडियो ना, मान लो 1-1 मिनट का वीडियो, 1-1 मिनट का वीडियो 60 बार में डिवाइड हो गया। तो पहले 1 मिनट का वीडियो जाएगा, फिर दूसरे मिनट का वीडियो जाएगा, फिर तीसरे मिनट का वीडियो जाएगा, फिर चौथे मिनट का वीडियो जाएगा। मतलब एक बार में पूरा 1 घंटे का वीडियो नहीं जाएगा, छोटे 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 पार्ट में जाएगा। तो जो तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा जो छोटे छोटे पार्ट में जा रहा है, उसको छोटे एक छोटा पार्ट का मतलब पैकेट। एक छोटे पार्ट में क्या बोलते हैं, पैकेट। तो इंटरनेट पे ना जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे फोन के अंदर में आ रही है वो एक बार में नहीं आती है, वो छोटे छोटे पार्ट में आती है। मतलब आपका जो आपका इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है ना वो पैकेट के फॉर्म में आता है। पैकेट मतलब छोटे छोटे पार्ट में आता है, एक बार में नहीं आता है। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है, तुम 100 MB डाउनलोड करो। अगर तुम मान लो कोई चीज डाउनलोड करता है 100 MB का, देख रहा कितना टाइम लगता है डाउनलोड करने में, 1 मिनट लेता है। अभी मान लो इंटरनेट फास्ट हो गया तो 1 मिनट लेता है। अगर वही 2GB 2G, अभी हम लोग 5G यूज कर रहे हैं। अगर 2G याद है ना, बचपन का दिन याद करो। अगर 2G में तुम, हाँ 2G में अगर तुम 100 MB डाउनलोड करो, सुबह से रात हो जाए धीरे 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 डाउनलोड होता है। इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड तगड़ा होता है तुरंत डाउनलोड होता है, लेकिन जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे होता है। अब तुम्हारा इंटरनेट अगर फास्ट है तो जल्दी होगा, लेकिन याद रखना वो एक बार में नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में होगा। तुमने किसी को ईमेल भेजा, वो एक बार में नहीं जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगा। उसको अपने बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आगे पढ़ो। ईच पैकेट कंटेन अ पार्ट ऑफ द मैसेज अलोंग विद द इंफॉर्मेशन लाइक इट डेस्टिनेशन एंड ऑर्डर। हर एक पैकेट में इंफॉर्मेशन छुपी रहती है, और हर एक पैकेट को जाना कहाँ है उसमें डेस्टिनेशन पता रहता है। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, पूरा डेटा एक बार में ट्रांसफर नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में ट्रांसफर होगा, लेकिन आएगा बराबर। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल 2 पेज का ईमेल भेजा तो एक पैराग्राफ गया और बाकी 4 पैराग्राफ नहीं गया। ऐसा नहीं, पूरा पैराग्राफ जाएगा, बट एक बार में नहीं जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में जाएगा। देखो मैंने एग्जांपल भी दे दिया है कि इमेजिन यू आर सेंडिंग एन ईमेल विद द लार्ज अटैचमेंट। आपने ईमेल भेजा बहुत सारा, उसमें फोटो डाल करके, PDF डाल करके। द ईमेल सिस्टम ब्रेक डाउन द अटैचमेंट इनटू स्मॉलर पैकेट। जो ईमेल सिस्टम है पूरा का पूरा उसको ब्रेक करेगा छोटे छोटे पार्ट में। दीज पैकेट कैन टेक ए डिफरेंट रूट, ऑब्वियसली हर एक पैकेट का जो रूट होगा क्या होगा, अलग अलग होगा, अक्रॉस द इंटरनेट एंड रिजम्बल व्हेन दे रीच द रेसिपिएंट ईमेल रिसीवर। जैसे वो एक जगह पे आएंगे, सारे पैकेट आपस में क्या होंगे, रिजम्बल होंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, लेकिन ऑर्डर वाइज जुड़ेंगे। मतलब जो पैकेट पहले गया वो पहले जुड़ेगा, जो उसके बाद गया तो वो उसके बाद जुड़ेगा। मतलब नंबर 1 पैकेट पहले जुड़ेगा, फिर नंबर 2 जुड़ेगा, फिर नंबर 3 जुड़ेगा, नंबर 4 जुड़ेगा। और ये जो पैकेट है ना वो सेम रूट से नहीं जाते, अलग अलग रूट से जाते हैं। इसमें फायदा पता क्या है, इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचती है। अगर अब तुम लोग ट्रैफिक जाम समझता है, ट्रैफिक जाम, अगर एक ही रूट में अगर सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा तो ट्रैफिक जाम आएगा, तो इन्फॉर्मेशन आने में डिले होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जाती है ना अलग अलग रूट से जाती है अलग अलग रूट से, लेकिन पहुंचेगी सेम डेस्टिनेशन पहुंचेगी। तुमने अगर अभिषेक पांडे को ईमेल किया है तो अभिषेक पांडे को ही ईमेल आएगा, पर हर एक पैकेट अलग अलग रूट से आएगा। लेकिन जब आएगा ना तो सबसे पहले नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 2 आएगा, फिर नंबर 3 आएगा, नंबर 4 आएगा, नंबर 4 आएगा। अब बोलोगे सर कैसे पता चलेंगे, एक्चुअल में ना ये होता है इंटरनेट के माध्यम से। अपने को समझ में नहीं आएगा वो चीज, क्योंकि वो चीज दिखती नहीं है ना आंख से, वो तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आप फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते उसको। तो आप बताओ जो डेटा है वो एक बार में ट्रांसफर होता है या छोटे छोटे पार्ट में ट्रांसफर होता है, बोलो ना। जो भी डेटा है वो एक बार में ट्रांसफर होता है या छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में ट्रांसफर होता है। तो जो छोटा पार्ट है ना उसको बोलते हैं पैकेट। क्या बोलते हैं, पैकेट। बोलो क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा, एक होता है आईपी और एक होता है टीसीपी। इसको बोलते हैं ना आईपी एड्रेस। टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है,
प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? कानून, प्रोटोकॉल। जैसे जब मोदी जी आते हैं, एक मोदी आते हैं, देखना पूरा रास्ता खाली हो जाता है, वो प्रोटोकॉल है, वो रूल है कि अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो भाई ट्रैफिक में फंसा, क्योंकि क्या होगा अगर ऐसा रूल नहीं बनाया जाए तो लोग क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को घेरेंगे। प्राइम मिनिस्टर, भाई कुछ भी हो सकता है। अब सोचो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, पीछे से एक बस आ गई, आगे से एक बस आएगी, इधर से एक बस आ गई, चारों बस मिलकर घेर लिया, कोई उतर के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया। तो ये प्रोटोकॉल है भाई, रास्ता पूरा खाली रखो। प्राइम मिनिस्टर का जो गाड़ी रुकना नहीं चाहिए, देखना उनकी जब गाड़ी कितनी तेज भागती है, कोई रुकना नहीं, पूरा रास्ता खाली। तो वो जो पब्लिक को रोक दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये रूल है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे या बड़ा आदमी आएगा तो रास्ता खाली करना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल, ये रूल है। ऐसे ही ना इंटरनेट में भी रूल होता है। तो जो इंटरनेट में रूल चलता है ना उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। अब दो प्रकार के रूल, एग्जांपल, एक होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और एक होता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का काम क्या है? आईपी काम क्या है, यहां पे देखो मैंने पहले शॉर्ट में लिख दिया, यहां पे देखो, आगे देखो ना, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से लिखा है, व्हाट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो ये है ट्रांसमिशन के बारे में, ये इंटरनेट के बारे में। सबसे सबसे पहले ये समरी देख लो, समरी कहाँ रही बाबा, हाँ देखो ये समरी पहला। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर मैसेज मतलब डेटा इज कंप्लीट एंड करेक्ट। टीसीपी का काम है, टीसीपी का काम है कि जो भी डेटा मैंने भेजा वो सामने वाले के डिवाइस में कंप्लीट पहुंचना चाहिए। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर आपने किसी को कोई फोटो भेजा, कोई वीडियो भेजा, कोई ईमेल भेजा तो सामने वाले के डिवाइस में कंप्लीट पहुंचना चाहिए, आधा अधूरा नहीं पहुंचना चाहिए। ये टीसीपी काम है। कंप्लीट के साथ साथ करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं अगर आपने नंबर 1 भेजा तो पहले नंबर 1 आना चाहिए, अगर आपने फिर नंबर 2 भेजा तो फिर नंबर 2 आना चाहिए। ये काम किसका है? टीसीपी का। सर आईपी काम क्या है? आईपी इंश्योर द मैसेज रीचेस द राइट डेस्टिनेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि तुम्हारा मैसेज अगर अभिषेक पांडे को भेजे हो तो किसको मिलना चाहिए? तो दो काम है, ये दोनों मिलकर, आपने किसी को ईमेल भेजा, लेट से आपने मेरे को ईमेल भेजा, तो मेरा वेबसाइट, मेरा जो ईमेल एड्रेस क्या है? अभिषेक पांडे classes@gmail.com। तो जैसे ही आपने कोई ईमेल लिखा, जैसे भी आपने कोई ईमेल ड्राफ्ट किया और इंटर का बटन मारा मतलब सेंड किया, और वहां पे क्या लिखा था? टू अभिषेक पांडे classes@gmail.com। तो आईपी का ये काम है कि अभिषेक पांडे @gmail.com में ही मेल आए और कहीं ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि अभिषेक पांडे को आपने ईमेल किया, पहुंच गया किसी और के पास। तो राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम किसका है? राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम किसका? आईपी का। और टीसीपी क्या बोलता है कि जो भी तुमने मेल के अंदर लिखा है, जो भी तुमने मेल के अंदर लिखा है वो पूरा का पूरा मैसेज पहुंचे, कंप्लीट एंड करेक्ट। ये टीसीपी काम है। तो दोनों ट्रांसलेशन में, दोनों ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। आईपीए बोलता है कि अगर तुमने अभिषेक पांडे को ईमेल किया तो अभिषेक पांडे को ही मिलेगा, ये काम आईपी का बस। और टीसीपी क्या बोलता है कि तुमने जो ईमेल में जो भी कुछ लिखा है वो पूरा का पूरा मैसेज अभिषेक पांडे को ही मिलेगा, कंप्लीट एंड करेक्ट में मिलेगा, कंप्लीट ऑर्डर मिलेगा। तो दो चीज हो रही है, पहला राइट डेस्टिनेशन में पहुंचाने का काम किसका है? राइट डेस्टिनेशन में पहुंचाने का काम किसका? आईपी का। तो डेस्टिनेशन तो पहुंच गए, लेकिन जो मैसेज दिए थे वो कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, वो किसका काम है? अरे बोलो ना, वो किसका काम है? टीसीपी काम है। समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग का तरीके से काम करते हैं। बोलो लाइव स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को? बोले ना। देखो TCP ensure that data is sent and received accurately between the computers। TCP ये बताता है कि जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर आ रहा है वो कंप्लीट आए और करेक्ट आए, आधा अधूरा डेटा ना आए। It breaks data into smaller packet, send them and make sure they arrive in the correct order without the error। अगर आपने पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में
अगर आपने एक ईमेल भेजा है तो सामने वाले के भी फ़ोन में पहला पैराग्राफ दिखना चाहिए, सेकंड वाला दिखना चाहिए और लास्ट वाला दिखना चाहिए। मतलब जिस ऑर्डर में आपने भेजा है सामने वाले के कंप्यूटर में सेम ऑर्डर में ईमेल दिखना चाहिए। ये काम किसका है? टीसीपी का काम है। कि जैसे आपने भेजा वैसे आप देखो ना, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट भेजते हो ना, अरे स्कूल में भेजना पड़ता है ना, कॉलेज स्कूल में, तो पहले क्या बोलता, पहले नंबर 1 ये वाला होना चाहिए, नंबर 2 ये वाला होना चाहिए। तो आपने जिस ऑर्डर में भेजा, आपके कॉलेज के वेबसाइट, कॉलेज का जो ईमेल एड्रेस है उसमें भी सेम ऑर्डर में पहुंचना चाहिए ना, पहले नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा। तो राइट डेस्टिनेशन में पहुंचाने का काम है आईपी का, और सही डेटा सही ऑर्डर में कंप्लीट फॉर्म में पहुंचाने का काम किसका है? टीसीपी का। डिफरेंस समझ आया दोनों में? चलो एग्जाम्पल देख लो, मैं एग्जाम्पल डाल दिया जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। पहला, इमेजिन सेंडिंग अ बुक बाय मेल। आप मान लो एक बुक है, एक पीडीएफ है, आप मेल के थ्रू भेज रहे हो, पेज बाय पेज। ऑब्वियसली जब हम लोग कोई भेजते हैं तो पेज, एक पेज, 2 पेज, 4 5 पेज ऐसे होता है। टीसीपी इंश्योर ईच पेज अराइव इन द राइट ऑर्डर एंड नन आर मिसिंग। टीसीपी काम क्या है? अगर मान लो मैंने किसी को एक पीडीएफ भेजा, एक पीडीएफ कितने पेज का आता है? मान लो अब मान लो तुमको ये सेम ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैंने तुमको भेजा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। मैं जनरली व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भेजते रहता हूँ। तो टीसीपी का काम पता क्या है? कि तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने पीडीएफ भेजा वो सही पहुंचे। ऐसा नहीं कि तुमने जब पीडीएफ ओपन किया पहले लास्ट पेज तुमको फर्स्ट में दिखा रहा है और फर्स्ट पेज लास्ट में दिखा रहा है। मैंने तो सही भेजा था, मैंने तो सही भेजा था, लेकिन जब तुमको मिला तो फर्स्ट वाला लास्ट हो गया, लास्ट वाला फर्स्ट हो गया, आधा अधूरा हो गया। 1 2 3 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 50 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 100 आ जा रहा है। कैसी पीडीएफ काम करेगा तुम लोग? तो टीसीपी का काम क्या है? कि जो भी डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो वो सही सही डेस्टिनेशन में पहुंचे, सही फॉर्म में पहुंचे, सही ऑर्डर में पहुंचे और कंप्लीटेड रहे, जिसमें कुछ भी मिसिंग ना रहे। ये काम है टीसीपी का। और आईपी का काम क्या है? देखो, आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड रूट पैकेट ऑफ डेटा सो दैट दे कैन ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क एंड रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। आईपी का काम सिंपल सी बात है भाई, नेटवर्क के माध्यम से करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा देना। आपने अगर कोई फाइल मेरे को भेजा तो मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को ना मिले। ये काम किसका है? आईपी का काम है। तो आईपी बोलता है राइट डेस्टिनेशन, टीसीपी बोलता है डेस्टिनेशन तो राइट है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कंप्लीट फॉर्म में आएगी और सेम ऑर्डर में आएगी जिस ऑर्डर में आपने भेजा था। क्लियर हुआ? ओके। अब 2 प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं जो काफी फेमस है। एक है IPv4, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और अभी लेटेस्ट आया है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये जो वर्जन 4 है ना, सबसे ये ओल्डेस्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो फ़ोन है ना, इस फ़ोन का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे मेरे फ़ोन का आईपी एड्रेस है, वैसे आपके फ़ोन का क्या आईपी एड्रेस है। ये जो कंप्यूटर जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी क्या एक आईपी एड्रेस है। आपका पास टैबलेट हो उसका भी क्या एक आईपी एड्रेस है। सोचो, अगर आपके घर में 10 फ़ोन है तो 10 फ़ोन का 10 आईपी एड्रेस। अगर 10 टैबलेट है तो 10 टैबलेट का 10 आईपी एड्रेस। अगर 10 कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसका 10 आईपी एड्रेस। इस दुनिया में सोचो कितना फ़ोन लोगों के पास में है, तो हर एक फ़ोन का क्या है? आईपी एड्रेस। आप सोचो, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है ना, इसका काम क्या है? राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। तो आपका फ़ोन, आपने गूगल खोला तो गूगल ही खुलना चाहिए। सुनो ना, आपने गूगल खोला, क्या खोलना चाहिए? गूगल खोलना चाहिए। आपने अपने दोस्त को मैसेज किया तो आपका मैसेज कहाँ जाना चाहिए? आपके पापा के पास जाना चाहिए। आपने अपने दोस्त को बोला और बे क्या कर रहा है, तो आपके पापा के पास पहुंच गया, पापा भड़क गए, यही संस्कार दिए, तब तो कांड हो गया तुम्हारे साथ। तो आईपी एड्रेस का काम क्या है? आईपी एड्रेस काम है कि तुम्हारे मैसेज को, तुम्हारे फाइल को सही डेस्टिनेशन में पहुंचा देना, जिसको भेजो उसको जाएगा। प्रॉब्लम क्या आता है ना, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये ओल्डेस्ट है, तो ये ना काफी लिमिटेड है। क्योंकि देखो, आए दिन इंटरनेट यूजर कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? बोल ना भाई, इंटरनेट का यूज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? एक एक बंदा 2 मोबाइल फोन यूज कर रहा है, एक एक बंदा 2 मोबाइल फोन यूज कर रहा है। तो अब आप बताओ इतने इतने फोन हो गए हैं ना, इतने लैपटॉप, एक एक, अब मेरे पास तुम देखो, मेरे पास देखो कितने सारे आईपी एड्रेस हैं। मेरे पास देख लो तुम, आप अपने पास देख लो कितने सारे आईपी एड्रेस हो गए। तो इसकी कमी हो गई। इंटरनेट
प्रोटोकॉल वर्जन 4 ना ये कम हो गया, क्योंकि सुनो अब बताओ, इसका हर एक चीज का क्या होता है, एक स्पेस होता है ना। अब आईपी एड्रेस ही अगर कम हो जाएगा तो फोन कैसे कनेक्ट होगा, इसलिए पता नया लेकर आया गया। नया वाला क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये तो बहुत भयंकर है, ये बहुत भयंकर है। इसमें ये पता क्या बोलता है, बोला जितना फोन लाना उतना फोन लाओ, बहुत स्पेस है। मतलब ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है कि 100 साल तक जिस स्पीड से फोन बढ़ रहे हैं, 100 साल तक भी बढ़ेंगे ना, तब भी इसमें जगह कमी नहीं, इतनी जगह इसके पास में है। तो अभी हमारा जो फोन है ना, वो दोनों आईपी एड्रेस पे काम चलता है, IP4 पे भी काम करता है और IP6 पे भी काम करता है। IP4 पे इसलिए काम करता है क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट है, और IP6 पे ना ट्रांसफर कर दिया गया है। कल को अगर IP4 खत्म हो गया तो IP6 तो रहेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे 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 ना IP4 का जो ट्रैफिक है, IP4 के ऊपर जो भार आ गया, उस भार को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करके कहाँ भेज रहे हैं, IP6 में, जिससे IP4 थोड़ा सा लाइट हो जाए, थोड़ा सा हल्का हो जाए। क्योंकि सबसे पहले IP4 था, हर एक फोन कहाँ पे कनेक्ट था, IP4 से कनेक्ट था। आप पता, आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेजोगे वो IP4 के पास जाएगा, IP4 उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, फिर आपका इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचेगा। तो IP4 से ना पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी। राइट नाउ इतने यूजर्स हो गए, IP4 बोलता भैया अब तो हमसे होगा नहीं। तो इसलिए अब नए इंटरनेट प्रोटोकॉल लाया गया है जिसका नाम क्या है, IP6। इसका स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा। देखो पढ़ते, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन, बोले ना मोस्ट वाइडली, पूरे वर्ल्ड में आज भी सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ठीक है, ये ऐसा एड्रेस होता है, ये कंप्यूटराइज लैंग्वेज तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इंटरनेट क्या है, अ न्यू वर्जन डिजाइन टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ IP। अगर IP4 एड्रेस का शॉर्टेज हो गया तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्जन। अगर वर्जन 4 खत्म हो गया या कम उसकी शॉर्टेज हो गई तो क्या यूज करेंगे, वर्जन 6 यूज करेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब आ जाओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4th वर्जन is widely used to identify the device on a network and using the address system। हमारा फोन, सुनो ना, हमारा फोन किस नेटवर्क से जुड़ा है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करता है। अरे मेरा फोन किस वाईफाई से जुड़ा है, इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, IP एड्रेस। तो मेरे फोन का क्या एक IP एड्रेस है। मेरा फोन जिस 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 नेटवर्क से जुड़ेगा, जिस भी नेटवर्क से जुड़ेगा, मेरा IP एड्रेस उसको आइडेंटिफाई करेगा और मेरे को उससे जोड़ देगा। आज मेरे फोन में जियो का सिम है, तो जब भी मैं जियो का सिम चालू करता हूँ तो मेरा IP एड्रेस उससे कनेक्ट हो जाता है। कल को मैं वाईफाई से चालू करूंगा तो मेरा IP एड्रेस वाईफाई से चालू हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो IP एड्रेस होता है ना, ये 32 बिट न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, टिपिकली रिटन डाउन इन डेसिमल एज 4 नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स। तो तुमको सिंपली बस यही याद करना है कि जो IP एड्रेस वर्जन 4 है, ये 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस है। देखो, इट सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग इतनी ही है। अरे 4.3 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, तो ये बोलता है ना कि या 2.3 बिलियन के आसपास होगा। तो हमारा जो IP एड्रेस है ना, लगभग मैक्सिमम मैक्सिमम 4.3 बिलियन मोबाइल को सपोर्ट कर सकता है, या 4.3 डिवाइस को सपोर्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड में इससे ज़्यादा डिवाइस हो गए तो फिर इंटरनेट वर्जन 4 सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे फ़ोन में अगर IP एड्रेस नहीं रहेगा तो तुम इंटरनेट नहीं चला पाओगे। क्योंकि याद करो, IP एड्रेस का काम क्या है, सही डेस्टिनेशन पहुंचाना। अरे बोलो बाबा, अभी तो पढ़ा है ना। IP एड्रेस का काम क्या है, तुमने अगर कोई मैसेज अपने अपने दोस्त को दिया तो वो मैसेज किसको मिलना चाहिए, दोस्त को मिलना चाहिए। अब तुम्हारे फोन में IP एड्रेस है ही नहीं, दोस्त को मैसेज दो जाएगा ही नहीं, इंटरनेट चलेगा ही नहीं। तो ये ना लिमिट है, इंटरनेट IP वर्जन 4 का लिमिट है। लिमिट क्या है, 4.3 बिलियन। अगर 4.3 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस हो गए तब तो IP एड्रेस वर्जन 4 काम नहीं करेगा। इसीलिए पता है क्या लाया गया, IP वर्जन 6 लाया गया। 6 के बारे में पढ़ते हैं, देखो। इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइन टू रिप्लेस, ये किस लिए बनाया गया है, IP4 को खत्म करने के लिए।
ड्यू टू द एग्जॉस्शन अवेलेबल ऑफ आईपी एड्रेस, बिकॉज आईपी आईपी वर्जन 4 इतना ज्यादा भार है इसके ऊपर, इतने ज्यादा यूजर्स हैं इसके ऊपर ना, ये बंदा ये एग्जॉस्ट हो चुका है। ये मतलब होता ना, कब कब फूट जाना कब ये आईपी एड्रेस खत्म हो जाए किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसका जो बर्डन है, इसकी बर्डन को खत्म करने के लिए क्या लाया गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 लाया गया। अब डिफरेंस देखो, ये भाई साहब है 32, ये कितने, अरे कितने न्यूमेरिक एड्रेस हैं 32, आईपी वर्जन 6 पता है कितना है 128। सोचो 32 का 4 गुना कर कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना है, मतलब 4 गुना है, समझ रहा। आईपी एड्रेस का 4 टाइम्स स्पेस किसके पास है, अरे सुनना भाई, 32 का 4 कितना होता है 128, 128 होता ना। तो अगर 4.3 बिलियन का स्पेस आईपी वर्जन 4 में है, तो इसका 4 गुना स्पेस कहां पर है, आईजी वर्जन 6 में। इतना ज्यादा इसके पास स्पेस है। आईपी वर्जन 6 पता क्या बोलता है, 100 साल तक, 100 से 200 साल, मतलब अगर 200 साल तक जिस 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 स्पीड से इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं ना, अगर इसी स्पीड से इंटरनेट यूजर बढ़ते भी रहेंगे ना, तब भी इसमें स्पेस की कमी नहीं आएगी, बहुत ही स्पेस है इसके पास। लेकिन लाना बहुत जरूरी था, मतलब अगर ये नहीं आता, ये अगर नहीं आता तो गवर्नमेंट को ना मोबाइल बैन करना पड़ता, या लोग, क्योंकि लोग फिर इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाते। इसलिए नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते रहे, मोटा कमाई होते रहे, इसके लिए एक नया वर्जन लाया गया, इसका नाम क्या है, आईपी एड्रेस वर्जन 6 लाया गया। ये 4 टाइम्स ग्रेटर देन वर्जन 4। अरे बोलो समझ में आ रहा है तुम लोग को। तुम एक चीज बताओ, बिना आईपी एड्रेस का क्या तुम, हाँ सुनो ये वाला यहाँ पे याद करना, इट सपोर्ट फॉर 340 क्या अंडरस्टैंड, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस। मतलब तुम लोग सिंपली करना 3.4 इंटू 4 करके जो भी एड्रेस आएगा लिख देना, इतना बिलियन। अरे जो जो तुमने इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 में पढ़ा था, इंटू 4 कर देना तो ये आ जाएगा तुम्हारा। 4.3 था, अच्छा सॉरी 4.3 था, 4.3 कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, 4.3 इंटू 4 जो भी था। अच्छा यूजर्स देख लो, IP6 ग्रेजुअली बीइंग अडॉप्टेड टू कॉम्प्लीमेंट IP4, मतलब IP6 इसलिए लाया गया कि IP4 का क्या करे, हेल्प कर पाए। देखो IP4 भी खत्म नहीं हुआ, अभी है। हम लोग का जो फोन है ना, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 से ही 4 से ही कनेक्टेड है, बट हमारा जो फोन है उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए वो 6 से भी कनेक्टेड है, मतलब दोनों से कनेक्टेड है। पर ज़्यादातर हमारा इंटरनेट किससे यूज होता है, आईपी वर्जन 4 से। अगर 4 काम नहीं किया तो क्या काम करेगा, 6 काम किया जाएगा। तो इसको, इसकी मदद करने के लिए 6 को लाया गया। इट इंश्योर दैट कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, जिससे अगर कंटिन्यू इंटरनेट यूजर का ग्रोथ होता रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज आईपी वर्जन 4 भी है और प्लस आई वर्जन 6 है। हर एक तुम्हारा जितना भी फोन है दोनों प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है, तुम्हारा जितना ही फोन है दोनों प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है। अगर मान लो 4 काम नहीं करेगा तो 6 बराबर काम करेगा। इंटरनेट सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस, सिंपल सी बात है, इंटरनेट सर्विस रिफर्स टू द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विसेज। allowing users to perform different activities such as browsing, communicating, transferring data। इंटरनेट के मदद से हम लोग गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, इसी सर्विस को अपने क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस। अरे सुनो, इंटरनेट के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ ना यूट्यूब पे, अरे पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो क्लासेस दे रहा हूँ एप्लीकेशन के माध्यम से, जूम से पढ़ा रहा हूँ, गूगल मीट से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो सर्विसेज है ना इसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। एग्जाम्पल, तुम लोग गूगल ड्राइव में, सुनो ना, गूगल ड्राइव पे तुम लोग बहुत सारा डेटा वगैरह अपलोड करके रखा है, वो कौन सा सर्विस है, इंटरनेट सर्विस, जैसे उसको बोलते हैं क्लाउड सर्विस, ठीक है। ई कॉमर्स सर्विसेज, देखो ना, फ्लिपकार्ट, अमेजन, alibaba.com, मैंत्रा, ये सब जो सर्विसेज है वो किसकी मदद से हो रही है, इंटरनेट की मदद से हो रही है, ठीक है, उसको ई कॉमर्स सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ईमेल सर्विसेज, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, ये सब जो सर्विसेज है ये भी तो इंटरनेट के माध्यम से हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट। सिंपल सी बात है, जो सर्विसेज इंटरनेट के माध्यम से चल रही है उसको अपने क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है।
मैंने तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लिख दिया, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है ना। व्हाट डू मीन बाई वर्ल्ड वाइड वेब, www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब। सर ये काम क्या है? अगर आप सुनो ना, ये मेरा वेबसाइट है ना, ये मेरा वेबसाइट है ना, ये वाला वेबसाइट, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। अरे अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन, ये क्या है? डोमेन। अगर इसके सामने तुमने www डॉट अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन कर दिया, तो ये www की मदद से आपको कौन सा पेज खुलेगा? ये कौन सा पेज खुलेगा? अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन। समझ रहा मेरा मतलब? तो www क्या कर रहा है? www बेसिकली मदद कर रहा है इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करने में। अगर आपको अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन को सर्च करना है तो उसके पहले आपको क्या लगना पड़ेगा? www डॉट। ये www डॉट क्या कर रहा है? ये बता रहा है ना कि देखो क्या ना, w मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट में ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अरे सुनो ना, इंटरनेट पे बहुत सारा, वेब समझते हो? वेब मतलब वेब पेज। अरे वेब समझते हो? वेब मतलब वेब पेज। इंटरनेट पे ना बहुत सारा वेब पेज कनेक्टेड है, लेकिन इस www डॉट के बाद जिस भी डोमेन का नाम लिखेगा वही डोमेन खुलेगा, मतलब वही पेज खुलेगा। मेरा बात समझ रहा है? इंटरनेट का जो सर्वर है ना, अरे जो इंटरनेट का सर्वर है उस पर बहुत सारी वेबसाइट है। बहुत वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेज। अरे वेबसाइट है क्या? वेब पेज का एक कलेक्शन है। HTML के माध्यम से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। अरे HTML के माध्यम से ही तो वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो अगर आप किसी डोमेन के सामने www डॉट प्लस आपने अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन लिखा, तो ये www डॉट क्या करेगा? बहुत सारे पेजेस में से वही पेज दिखाएगा जो अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन में है, जो आप चाहते हैं। इसलिए www डॉट का मदद है। इसलिए देखना, जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है, अगर तुमने डायरेक्टली उसका नाम लिख दिया, जैसे मेरा जो अभिषेक पांडे क्लास, हम लोग जब ना ये वेबसाइट बना था अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन, हम लोग लिखते थे, आता ही नहीं था, तो हम लोग को ना पूरा लिखना पड़ता था www डॉट अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन, तब जाके खुलता था, क्योंकि वो नया नया बना था ना। तो इंटरनेट में जरा कन्फ्यूज हो जाता था, ये अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन है कहाँ। तो हम लोग जब पूरा लिखते थे तब जाकर वो कनेक्ट करता था, तब जाकर वो ब्राउजर क्या करता, कनेक्ट करता था और दिखाता था। लेकिन क्या ना, अभी इतने सारे स्टूडेंट ने उसको सर्च कर दिया है कि गूगल क्या कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब अगर कोई अभिषेक पांडे भी लिखता है तो तब भी तो वेबसाइट दिखाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सर्च बहुत ज्यादा हो गया ना। तो जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा सर्च हो जाती है ना, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। आज सुनो ना, आज अगर तुम लोग यूट्यूब जस्ट यूट्यूब लिखो, youtube.com खुल जाएगा। लेकिन जब यूट्यूब स्टार्टिंग में आता था ना, यूट्यूब लिखते थे तो खुलता नहीं था, तो पूरा लिखना पड़ता था www.youtube.com, तब जाके खुलता था। क्योंकि क्या है ना, इंटरनेट पे ना बहुत सारा वेब पेज है। तो बहुत सारा वेब पेज में तुमको जिस वेब पेज को चाहिए, मतलब तुमको जिस वेबसाइट को तुमको विजिट करना है, तो www डॉट के बाद उस वेबसाइट का नाम लिख दो, तुमको वही वेबसाइट खुलेगा। तो सर www डॉट क्या कर रहा है? कनेक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बोलो ना? कनेक्शन का काम कर रहा है, कि तुम्हारे डिवाइस में वही वेबसाइट खुलेगी जो वेबसाइट तुम चाहते हो। तो www डॉट क्या कर रहा है कि बहुत सारे पेजेस में से वही पेज खोल रहा है जो तुम चाहते हो। समझ पा रहे हो मेरा बात? देखो डेफिनेशन पढ़ो। द वर्ल्ड वाइड वेब is a system of interlinked document and resources accessed via the internet। obviously वेबसाइट किसके माध्यम से चलेगी? इंटरनेट के माध्यम से चलेगी। that allow users, ये मैं हटा दूं, ये पहले हटा देता हूं। that allow users to browse and interact with the various type of information। बोल रहा है ना, that allow users, ये users को क्या करता है? अलाउ करता है कि वो जिस चीज की ब्राउजिंग करना चाहते हैं आपके मोबाइल में वही इंफॉर्मेशन दिखेगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, www डॉट अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन, तो मेरे फोन में यही वेब पेज खुलेगा। तो ये www मदद कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वही इंफॉर्मेशन मेरे मोबाइल में दिखाएगा। समझ आया मेरा बात? क्लियर है?
आओ URL, हाँ, व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? यूआरएल का पहले फुल फॉर्म बताओ तो तुम लोग। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बोलो ना, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सिंपल सी बात, देखो www.youtube.com, अभी मैं अपना वेबसाइट लिखता तब सब देखो तो प्रमोशन करते रहते हैं। इस कंप्लीट को हम लोग बोलते हैं यूआरएल। अब इसका दो पार्ट होता है, एक होता है www डॉट, इसको अपने बोलते हैं प्रोटोकॉल, या देखना तुम लोग HTTPS है ना, फिर ऐसे ऐसे करके फिर youtube.com लिखा रहता है, स्लैश करके youtube.com लिखा जाता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। तो बेसिकली यूआरएल क्या है? तुम्हारा एक कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस है। अगर तुमने www.youtube.com लिखा है, इस कंप्लीट को अपने क्या बोलते हैं? यूआरएल। अब इसका दो दो पार्ट होता है, www डॉट को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल, और youtube.com को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो प्रोटोकॉल प्लस डोमेन मिलकर क्या बनाता है? यूआरएल बोलता है। और इसको अपने बोलते हैं क्या? कंप्लीट एड्रेस ऑफ द एनी वेबसाइट। देखो a uniform resource locator is the address used to access resources on the internet. It specifies the location of web page or file and how to retrieve it. मतलब अगर तुमने www.youtube.com लिखा है तो तुम्हारा इंटरनेट पे यही, इंटरनेट पे क्या है? यूट्यूब का सर्वर है। हेलो सुनो ना, इंटरनेट पे क्या है? यूट्यूब का सर्वर है। तो अगर तुमने www.youtube.com खोला है तो इंटरनेट के माध्यम से यही खुलेगा, मतलब यूट्यूब का जो वेब पेज है, वेब पेज ही खुलेगा। समझा ना? तो यूआरएल क्या बेसिकली, यूआरएल बेसिकली मदद करता है कि जो वेब पेज तुमको खोलना है तुमको वही वेब पेज खुलेगा। और तुमको अगर शॉर्ट में समझाऊं, किसी भी वेबसाइट का जो फुल एड्रेस होता है, फुल एड्रेस www या HTTPS, फिर देखना वहाँ पे कोलोन होता है ना, अरे कोलोन बोलते हैं ना, ऐसे कोलोन, फिर वहाँ पे स्लैश, फिर youtube.com, तो जो कंप्लीट एड्रेस है ना उसको बोलते हैं यूआरएल। अरे बोलो ना, क्लियर हो रहा है? बोला यूआरएल इज लाइक एड्रेस ऑफ योर हाउस, जैसे तुम्हारे घर का कंप्लीट एड्रेस होता है ना, अरे जैसे तुम्हारे घर का कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है, वही तुम्हारा वेबसाइट का जो कंप्लीट एड्रेस होता है उसको अपने बोलते हैं यूआरएल। देखो जैसे देखो https:/www.google.com, इस पूरे को अपने क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोलते हैं? यूआरएल। अब इसका दो पार्ट है, ये HTTP क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल, और ये www.com क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोमेन। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर, व्हाट इज डोमेन नेम्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज डोमेन नेम। तो डोमेन नेम इज द ह्यूमन रीडेबल एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। बोल रहा है डोमेन नेम एक ऐसा नेम है जिससे आप वेबसाइट्स को आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुमको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, अरे ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, डोमेन नेम। तो अगर आप www डॉट, फिर आपने ये वाला चीज लिखा, ये वाला चीज लिखा, अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन, तो कौन सा वेब पेज खुलेगा? अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन खुलेगा। तो बेसिकली डोमेन क्या कर रहा है? डोमेन बेसिकली आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है, वेब पेज को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है। मतलब www डॉट के बाद जिस डोमेन का नाम लिखेगा वही डोमेन खुलेगा। अगर www डॉट के बाद तुमने youtube.com खोला तो क्या खुलेगा? यूट्यूब खुलेगा। अगर तुमने www डॉट के बाद तुमने google.com खोला तो क्या खुलेगा? गूगल खुलेगा। अगर www डॉट के बाद अगर तुमने facebook.com खोला तो क्या खुलेगा? facebook.com खुलेगा। कहने का मतलब क्या है? डोमेन बेसिकली क्या कर रहा है? देखो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, अभिषेक पांडे क्लासेस डॉट इन, सब तो इंटरनेट पे है। हाँ, सब तो इंटरनेट पे है। तो जिस www डॉट के बाद जिस भी डोमेन का नाम लिखेगा तुमको वही डोमेन खुल जाएगा। तो बेसिकली डोमेन क्या करता है? तुम्हारे वेब पेज को आइडेंटिफाई करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो www डॉट के बाद जिस भी डोमेन का नाम लिखेगा वही खुलेगा। बोलो समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या बोला, इट इज अ पार्ट ऑफ यूआरएल एंड सर्व एज ए इजी टू रिमेंबर द नेम
and that maps to an IP address. Basically it is a part of URL that is easy to remember the name that maps to IP address. सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताऊं, हेलो इसका मतलब बताऊं, अगर तुम्हारे फोन में एक बार सुनो ना, अगर तुम्हारे फोन में एक बार www.youtube.com खुल गया एक बार, तो तुम्हारा आईपी एड्रेस पता क्या करेगा, उस डोमेन को याद कर लेगा। अब अगर तुम्हारे फोन में वाई भी लिखोगे ना, हेलो वाई भी लिखोगे ना, तुरंत देखना youtube.com दिखाएगा। अरे देखा होगा तुमने, ये यही क्या तो डोमेन, तो ये आईपी एड्रेस क्या करता है, एक बार तुमने अपने फोन में जिस भी वेबसाइट को सर्च किया, अगर उस वेबसाइट का तुम पहला वर्ड लिखोगे तुरंत तुमको दिखा देता है। तो आईपी एड्रेस क्या कर रहा है, मतलब ये बहुत इजी होता है। रीजन क्या है ना, सुनो रीजन क्या है ना, कि जो google.com तुमको दिखता है ना, google.com उसका ना न्यूमेरिक नंबर है 120 डॉट ये समथिंग समथिंग समथिंग, ये बहुत खतरनाक नंबर है, किसी को याद नहीं होगा, लेकिन नाम किसी को याद हो जाएगा। आज तुमको कितने सारे वेबसाइट्स का नाम याद है, हर एक वेबसाइट का ना आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस तुमको याद होगा, नहीं याद होगा। हर एक वेबसाइट का आईपी, तुम्हारे फोन का ही आईपी एड्रेस है, तुमको याद नहीं होगा, वो कम से कम 16 डिजिट का आईपी एड्रेस होता है। लेकिन पता तुमको अपने फोन का नंबर याद है कि मेरा फोन का ये नाम है, ऐसी हर एक वेबसाइट की क्या है आईपी एड्रेस है, तुमको याद नहीं होगा, लेकिन हर एक वेबसाइट क्या डोमेन नेम होता है, वो सबको याद हो जाता है। तो डोमेन नेम बहुत हेल्प होता है कि आईपी एड्रेस तुरंत क्या करता है, उस डोमेन नेम को आइडेंटिफाई कर देता है, और जिस भी वेबसाइट को तुमको खोलना उस वेबसाइट पे खोल के दिखा देता है। देखो एग्जाम्पल, google.com क्या है, डोमेन है, ये google.com ये क्या है, डोमेन है। और जैसे ही ये डोमेन हम लोग यूज करते हैं गूगल की वेबसाइट को यूज करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो जो मतलब क्या रहा वेबसाइट्स को ओपन करने में मदद कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा गूगल क्रोम क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट को एक्सेस करने में मदद करता है। अगर तुम सुनो, तुमको अगर कोई वेबसाइट खोलना, तुम लोग कहाँ जाता है, अरे कोई भी वेबसाइट खोलना तुम लोग कहाँ जाता है, गूगल में जाता है। तो वही बोल रहा है कि वेब ब्राउजर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यूज टू एक्सेस एंड व्यू द वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। देखो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है, www डॉट पे ना बहुत सारी वेबसाइट लिंक है। अरे www डॉट का मतलब क्या है, बहुत सारा वेब पेज है, बहुत सारा वेब पेज है, बहुत सारी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को तो अगर तुमको यूज करना है तो तुमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, गूगल है, गूगल है। तो गूगल पे तुम गए, लिखे www.youtube.com कॉल, तो गूगल क्या कर रहा है, गूगल बेसिकली क्या कर रहा है, www.youtube.com जैसे ही सर्च करोगे गूगल क्या करेगा, तुमको यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट कर देगा, तुम्हारे फोन में यूट्यूब दिख जाएगा। तो बेसिकली ये जो वेब ब्राउजर है ना बाबू, ये वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस करने मतलब फाइल को, वेबसाइट को ओपन करने में मदद करता है, बस और कुछ नहीं है। गूगल का एक ही काम है, तुम गूगल में कुछ भी सर्च करोगे इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा और तुम्हारे फोन में दिख जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखो वही चीज लिखा है, इट रिट्रीव एंड डिस्प्ले द वेब पेज। ये क्या करता है, वेब मतलब वेबसाइट को ओपन करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अलाउ यूजर टू नेविगेट बिटवीन द डिफरेंट पेजेस एंड इंटरनेट विद द कंटेंट। जो भी इंटरनेट में कंटेंट है, उस कंटेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है आपके फोन में दिखेगा और आप आराम से उसको यूज करो। तो इसका बस यही काम है और कुछ नहीं। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, ठीक है, आईओटी बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग का सिंपल सा मतलब क्या, तुम्हारा फोन है, सुनो तुम्हारा घर है, ये मतलब हाउस है, और तुम्हारा मतलब यहाँ पे एक वाईफाई लगा है, ठीक है, वाईफाई लगा। अब इस वाईफाई से तुम्हारे फैमिली में जितना भी मोबाइल है सब कनेक्टेड है, तुम्हारे घर का कैमरा कनेक्टेड है, तुम्हारे घर की एसी कनेक्टेड है, तुम्हारे घर का वाटर हीटर कनेक्टेड, वाटर फिल्टर है वो भी कनेक्टेड है, समझ गए ना। प्लस तुम्हारे घर की आजकल तो लाइट भी वाईफाई चलती है, तुम्हारे घर का लाइट भी कनेक्टेड है। इसी को अपने बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब सेम वाईफाई से पूरा का पूरा घर आपस में क्या है, कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस, व्हीकल एंड होम अप्लायंसेस एंड अदर आइटम्स embedded with the sensor software and connectivity to exchange data over the internet।
तुम लोग कंफ्यूज हो रहा, देखो इट रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस समझता है, अरे फोन वगैरह, कैमरा वगैरह, व्हीकल्स, मान लो हो सकता तुम्हारे फोन में व्हीकल समझता है, हो सकता तुम्हारा तुम्हारे कार में वाईफाई हो तो भी कनेक्ट है। होम अप्लायंसेस, घर में जितना भी लगा, टीवी, अरे टीवी, हाँ फ्रिज, वाटर वाटर हीट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाटर, हाँ फिल्टर बेसिकली बोलते हैं, वाटर फिल्टर एंड अदर आइटम एम्बेडेड विद सेंसर, मतलब आपस में क्या है, जुड़े हैं, सेंसर के माध्यम से आपस में जुड़े हैं, सॉफ्ट सेंसर के माध्यम जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम जुड़े हैं, और कनेक्टिविटी टू एक्सचेंज डेटा ओवर द इंटरनेट। मतलब ये सिंपल सी बात है, इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है, एक वाईफाई है, एक वाईफाई से 10 टू डिवाइस आपस में जुड़ा हुआ है, एक वाईफाई से 10 टू डिवाइस आपस जुड़ा। अब वो डिवाइस तुम्हारा पर्सनल हो सकता है, घर का होम अप्लायंसेस हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसी को अपने बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि एक इंटरनेट पे 10 टू डिवाइस आपस में जुड़ा है। देखो यहाँ पे एग्जांपल, रेफ्रिजरेटर, कार, इवन स्ट्रीट लाइट बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। मतलब तुम्हारे घर में मान लो लाइट है, अरे सुनो, तुम्हारे घर में लाइट है, कार है, तुम्हारा फोन है, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है, तुम्हारा फिल्टर है, तुम्हारा एसी का वाईफाई है, सब एक ही जगह पे क्या है, आपस में इंटरनेट कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट डिवाइस एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस क्या होता है मैं ये बताता हूँ। स्मार्ट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दैट कनेक्ट टू अदर डिवाइस और नेटवर्क वाया इंटरनेट एंड टू शेयर रिसीव इंफॉर्मेशन। स्मार्ट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट अदर डिवाइस, मतलब जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाए, या एक डिवाइस जब किसी इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं स्मार्ट डिवाइस। जैसे तुम्हारा फोन है, तुम्हारा फोन वाईफाई से कनेक्टेड हो गया, वो स्मार्ट डिवाइस है, समझा। तुम्हारा कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्ट हो गया, वो क्या हो गया, स्मार्ट डिवाइस। एग्जांपल देख लो, तुम्हारा आईफोन, एंड्रॉयड फोन, हु कैन कनेक्ट, मतलब कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। अरे सुनो ना, कोई भी डिवाइस, तुम लोग स्मार्टफोन किसको बोलते, कीपैड वाले को बोलते हो क्या, किसको बोलते हो, स्क्रीन टच वाले को। क्यों, डिफरेंस क्या है, कीपैड वाला फोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता। अब तो आजकल चाइना वाला कनेक्ट होता है, नॉर्मली नॉर्मली जो आता था नोकिया ओकिया का, वो देखना इंटरनेट नहीं चलता था उसमें। उसको क्या बोलते, तो हमने क्या बोलते, अपने को ना स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन का सिंपल सा मतलब है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया रेडियो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID बोलते हैं इसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी। मैं इसका इतना तुमको सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, डीकैथलॉन। गया है कभी शॉपिंग किया, डीकैथलॉन, डीकैथलॉन गया, जाना कभी डीकैथलॉन में, क्या होता है डीकैथलॉन, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। डीकैथलॉन जाना, हर एक डीकैथलॉन का जो भी तुम प्रोडक्ट खरीदोगे ना, सब पे एक एक टैग लगा हुआ है। तुम लोग कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, टैग लगा रहता है ना, अरे कपड़े पे टैग लगा रहता है ना, ऐसे ही तुम लोग डीकैथलॉन जाना, कभी जाना लाइफ में, मेरा एग्जांपल आता है ना, डीकैथलॉन जाना, हर एक कपड़े पे ना टैग लगा हुआ, तुम कुछ भी लो, कोई भी जूता लो, कुछ भी लो, सब पे टैग लगा हुआ। तो नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग कभी किसी दुकान में कोई किसी भी मॉल में आते हैं शॉपिंग करने, तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक कपड़ा देते हैं, फिर वो लोग स्कैन करते हैं, स्कैन कर फिर बिल आता है। डीकैथलॉन में ऐसा नहीं है, डीकैथलॉन में ना RFID चलता है। RFID मतलब क्या है, हर एक कपड़े पर टैग लगा है, और वो टैग पता है कि RFID है। अब उसका एक रिसीवर है, उसका एक रिसीवर है, और यहाँ पे एक बारकोड है, समझ रहे ना। अब सुनो ध्यान से, तुमने कपड़ा लिया, तुमने जूता लिया, तुमने बॉटल लिया डीकैथलॉन से, मतलब तुमने डीकैथलॉन से 5 सामान लिया, कपड़ा लिया, जूता लिया, सॉक्स लिया, कुछ स्पोर्ट्स का आइटम लिया, बॉटल लिया। वहां पे पता है क्या होता है, वहां पे कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। तुम जैसे ही वहां पे एक ना वो बना हुआ है कपड़ा रखने वाला, जैसे ही तुमने उसमें डाला, तुम्हारा बिल निकल गया। मतलब तुमको एक एक करके नहीं जाना, तुमने पूरा का पूरा, जब अपने वॉशिंग मशीन में क्या करते, कपड़ा निकाले डाल देते, एक बार में 10 ठो कपड़ा डाल दिए वॉशिंग मशीन में, ऐसे ही वहां पे भी है, डीकैथलॉन भी सेम है, डीकैथलॉन भी सेम चीज है। वहां पे ऐसे स्टोर बना हुआ है, अरे स्टोर बना हुआ उसका, उसके अंदर तुमने कपड़ा फेंक दिया, वो बिल बन जाएगा, तुरंत तुम्हारा पेमेंट का लिंक आ जाएगा। रीजन पता क्या है, सबके ऊपर क्या लगा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग लगा है। ये इतना खतरनाक होता है ना, कि जैसे वो एक स्पेस होता है, उसे वहां पे लिखा था फॉर बिलिंग काइंडली पुट योर प्रोडक्ट, या काइंडली पुट योर कार्ट। तो तुम पूरा कार्ट लिया था, कार्ट को उसमें डाल दिया,
जैसे तुमने डाल दिया 1 by 1 नहीं, पूरा डालो ना, एक बार पूरा डालो, तुम्हारा बिल आ जाएगा। नॉर्मली कैसे बिलिंग होता है, एक एक कपड़ा की स्कैन होता है, वहां पैसे नहीं होता, एक बार में डालोगे बिल आ जाएगा कि इतना रुपया का बिल हुआ। ये कैसे हुआ? RFID के माध्यम से। इसका एक रिसीवर है और इसका एक टैग है, जैसे टैग रिसीवर के पास में आएगा तुरंत काउंट हो गया। ये पहले से ना सिस्टम में डाला हुआ रहता है। आजकल ना बड़े बड़े मर्चेंट हाउस में यही हो रहा है, पता, काउंटर काउंटर नहीं है, कोई काउंटर काउंटर नहीं है बिलिंग विलिंग का, क्योंकि सबको जल्दी है ना। अरे सबको जल्दी, कोई लाइन लगाना नहीं चाहता है। तुम क्या किया, हर एक कपड़ा में गया, हर एक कपड़ा में गया, वहां से डाला, बिल आ गया, पेमेंट किया, निकला, कोई लाइन नहीं लगाना है। कितना आसान है बताओ। ये हो गया RFID। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स। मैंने क्या बोला, उसका एक रिसीवर होता है, ये रिसीवर है। अब मान लो ये टैग है, सुनो ना, ये मान लो टैग है और ये रिसीवर है। ये टैग जैसे ही रिसीवर के कांटेक्ट में आया तुरंत बिल आ जाएगा, तुरंत बिल आ जाएगा। ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी, बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी। मैं जब फर्स्ट टाइम देखा ना, मैं कंफ्यूज था, भाई काम कैसे कर रहे हैं, हम काम कैसे कर रहे हैं। तो बोला भैया हम लोग का ना वो कपड़े में टैग लगा हुआ है और ये रिसीवर है, जैसे ये टैग रिसीवर है कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो रिसीवर होता है ना वो रेडियो फ्रिक्वेंसी फेंकते रहता है, फेंकते रहता है, फेंकते रहता है। जैसे ही टैग उस फ्रिक्वेंसी के पास में आया तुरंत आपस में कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होकर के बिल आ गया। तो वही बोल रहा है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस रेडियो, ये रेडियो वेव्स को छोड़ते रहता है, टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द टैग। टैग पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा अटैच टू द ऑब्जेक्ट, मतलब कपड़ा है, कपड़े के ऊपर टैग है, अब टैग के अंदर इंफॉर्मेशन है, किसका दाम 500 रुपया है, ये L साइज का है या X साइज का है, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, ये इस ब्रांड का है, तो इसमें एक टैग लगा हुआ है, ठीक है ना। अब वो जो रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा, रेडियो वेव को भेजते रहेगा, भेजते रहेगा, भेजते रहेगा। तो ये टैग जैसे ही उस वेव से कनेक्ट होगा ना, तुरंत इसका इंफॉर्मेशन रिसीवर को मिलेगा और रिसीवर आउटपुट जो मशीन होती है, मशीन में दिखा देगा इतना इसका बिल आया है। ये होता RFID। समझ में आया, समझ पा रहे तुम लोग RFID? कभी डीकैथलॉन जाना तो समझ में आएगा तुमको, तुम शॉक्ड हो जाएगा, भाई कैसे बिल हो रहा है। मैंने देखा लोग आते हैं ऐसे डाल देते हैं, बिल आ जाता है। देखो क्या बोल रहा है, RFID टैग इज ए स्मॉल स्टिकर पुट ऑन द आइटम। ये स्मॉल स्टिकर, स्टिकर की तरह होता है, छोटा सा स्टिकर तरह होता है जो आइटम पे लगाया रहता है। दिस टैग कंटेन इन्फॉर्मेशन, टैग में ना सारा सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तुम लोग भी, अच्छा तुम लोग भी कपड़े का टैग में देखता ना कितना दाम लिखा हुआ है, कॉटन है या क्या साइज, उसमें तो देखता है। दैट स्पेशल रीडर कैन क्विक विदाउट टचिंग द आइटम। मतलब जो रिसीवर है ना, रिसीवर को रीडर बोलते हैं। अरे जो रिसीवर है ना, रिसीवर को रीडर बोलते हैं। रीडर क्या करता है, वेव छोड़ते रहता है, छोड़ते रहता है। जैसे ही तुम्हारा टैग उस वेव पे कनेक्ट करेगा, विदाउट टचिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब बिल आ जाएगा। ये सब पता, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये सब पता कहाँ यूज होता है, रिटेल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कपड़े कपड़े वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सप्लाई चेन में यूज होता है, लॉजिस्टिक में यूज होता है, ठीक है। एनिमल ट्रैकिंग में यूज किया जाता है, जो एनिमल बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं ना, फॉरेस्ट वगैरह में यूज किया जाता है एनिमल ट्रैकिंग, मतलब एनिमल को ट्रैक करने में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क में सिंपल सी बात है, इज ए ग्रुप ऑफ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड सेंसर्स दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर वायरलेसली। मतलब एक सेंसर होता है जो विदाउट वायर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से क्या होता है, कनेक्ट हो, बिना तार का, बिना वायर का, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो वायरलेस में क्या होता है, एक मेन डिवाइस होता है जिसको अपने सेंट्रल डिवाइस बोलते हैं, सेंट्रल डिवाइस बोलते हैं। जैसे ये मेन डिवाइस है, मेन है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो एक सेंसर है, तो ये सेंसर क्या करेगा, मेन डिवाइस से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। हम तुमको तुम लोग कभी वो डिस्कवरी चैनल देखा है, डिस्कवरी चैनल, वहां पे देखना लोग क्या करते हैं, गला शेर होता है या कोई एनिमल, उसके गले में पट्टी बांध देते हैं, कभी देखा, उसके गले में पट्टी बना देते हैं, और पट्टी में क्या होता है, सेंसर होता है, सेंसर होता है। फिर जब उसको ढूंढना रहता है कि मान लो ये वाला एनिमल कहाँ है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस जो बड़ा सा अंटीना टाइप का होता है ना, बड़ा सा अंटीना टाइप का होता है, वो बेसिकली क्या होता है, मेन डिवाइस होता है। उसको क्या करते हैं, उसकी वेव को बढ़ाते हैं या लेकर घूमते रहते हैं। तो जैसे ही वो एनिमल आसपास घूमेगा, इनको सिग्नल मिल जाएगा कि ये एनिमल इस डायरेक्शन में है, तो वो तुरंत पता कर लेते हैं।
पता है किस लिए करते हैं? मान लो कोई एनिमल है, वो बहुत दिन से दिख नहीं रहा, तो ये लोग पता करते हो जिंदा है या मर गया है या बीमार तो नहीं है, उसको पता करने के। अफ्रीका वगैरह में जानते हो ना, एनिमल का बहुत रक्षा करता है वो लोग, तो वो लोग एनिमल का काउंट आउट करने के लिए सेंसर का यूज करता है। तुम लोग मॉल में जाता है देखना, अपने आप से दरवाजा खुल जाता है, वो क्या करता है, तुमको सेंसर क्या किया, तुमको सेंस किया कि कोई 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 ऑब्जेक्ट आ रहा है, तुरंत तो खुल गया, तुम गया, तुम्हारी परछाई खत्म हो गई, या तुम्हारा जो ओवरऑल जो कम फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई, वो बंद हो गया। तो सेंसर क्या किसी मेन डिवाइस से क्या कनेक्टेड है। सेंसर क्या करता है, इट कलेक्ट डेटा फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट सच एज टेम्परेचर, लाइट, मोशन एंड सेंट। अब तुमको मैं बिगेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जो इसका ज्यादा एग्जांपल पता क्या होता है, खेती बाड़ी में होता है। आजकल बहुत सारे पता है डिवाइस निकल गए, सुनो ना, सेंसर के माध्यम से बता देंगे जमीन के अंदर पानी कितना है, जमीन के अंदर पानी, तुमको ये भी बता देंगे ना किस टाइम पे खेती करना चाहिए, मतलब वो तुमको सेंसर बता देगा। आजकल ना सेंसर के माध्यम से लोग बता देंगे ना बारिश कब होने वाली है, बारिश कब होने वाली है, या गर्मी कब बढ़ेगी, गर्मी कब कम होगी, ये होता है सेंसर। तो सेंसर बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जो किसी मेन डिवाइस से कनेक्टेड होता है, और वो सेंसर क्या करता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और मेन डिवाइस से कनेक्ट कर देता है, बस सिंपल सी बात है। सुनो एग्जाम्पल, हेलो, तुम लोग कोरोना टाइम पे, सुनो ना, कोरोना टाइम देखना, लोग हाथ के अंदर ऑक्सीजन लगाते थे, अरे ऑक्सीमीटर बोलते थे, ऑक्सीमीटर बोलते थे, देखना जैसे ही हाथ से कनेक्ट करते थे तो क्या था, सेंसर था। अच्छा तुम आजकल तुमने स्मार्ट वॉच पढ़ता है ना, स्मार्ट वॉच, तुम्हारा स्मार्ट वॉच में क्या होता है, सेंसर तो लगा रहता है, तुम्हारे फोन में दिख जाता है, तो वही होता है इस सेंसर, ठीक है, स्मॉल डिवाइस होता है। अब ये ना सेंसर डैट डिटेक्ट एंड मेजर द इन्वायरमेंट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, मोशन। सिंपल, सेंसर का बहुत अलग अलग सेंसर का अलग अलग काम होता है, ठीक है। कहाँ इसका काम होता है, इन्वायरमेंट में काम होता है, एग्रीकल्चर में काम होता है, हेल्थ मॉनिटरिंग में काम होता है, मतलब बीपी वगैरह का पता करने में कि बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, ये सब में काम आता है, ठीक है। फीचर्स पढ़ लेगा ना तुम लोग, डब्ल्यू फीचर्स पढ़ लेगा ना, ठीक है। लास्ट देखो, डेटा सिक्योरिटी, अब इजी है, खत्म है बस अब, हाँ लगभग खत्म हो जाएगा, इजी है। डेटा सिक्योरिटी, व्हाट आर द नीड ऑफ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, देखो, डेटा सिक्योरिटी मतलब इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, करप्शन और थ्रेफ्ट थ्रू आउट लाइफ साइकिल। डेटा सिक्योरिटी, या इसी को अपन बोलते हैं ना यार, डेटा सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, कि तुम्हारा जो जो भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, तुम लोग का इन्फॉर्मेशन बहुत सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है, अब तुम्हारा इन्फॉर्मेशन किसी को मिले ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं उसको बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी। समझ में आया? इसका फीचर्स क्या है कि तुम्हारे डेटा को कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी, प्रैक्टिसिंग डेटा फ्रॉम बीइंग अल्टर्ड और करप्टेड अनइंटेंशनली और मैलिशियसली, मतलब ये क्या करता है, तुम्हारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है कि कोई इसको चेंज ना करे, कोई इसको फालतू यूज ना करे। अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग द डेटा इज एक्सेसिबल टू ऑथराइज पर्सन, ये बताता है ना कि भाई अगर आपने पासवर्ड वगैरह डाल दिया तो आपको ही खुलेगा, दूसरा कोई नहीं खोल पाएगा, तो ये होता है तुम्हारा अवेलेबिलिटी, कि जो बंदा है उसका ओनर उसको ही खुलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट इन बिजनेस। किसी बिजनेस में थ्रेट क्या क्या आ सकता है, पहला थ्रेट साइबर अटैक, अरे साइबर अटैक समझता ना, साइबर अटैक, साइबर अटैक क्या होता है, अरे साइबर अटैक क्या होता है, आ? तुम्हारे सिस्टम को हैक कर लिया या वायरस भेज दिया, तुम्हारा पूरा का पूरा जो भी डेटा था बिजनेस का पूरा क्या कर लिया, चोरी कर लिया, सिस्टम में जो भी तुमने डेटा रखा था पूरा चोरी कर लिया, उसको बोलते हैं साइबर अटैक। फिर क्या होता है, इनसाइडर थ्रेट, ठीक है, इनसाइडर थ्रेट, इनसाइडर थ्रेट का मतलब क्या होता है, देखो, रिस्क पोसेस बाय इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु मिसयूज देयर एक्सेस प्रिविलेज एंड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लीडिंग टू डेटा ब्रीचेस अदर सिक्योरिटी इंसिडेंट। इनसाइडर थ्रेट तुम लोग मत करो भाई, तुम लोग ऐसी कंफ्यूज हो जाएगा, ये काट दो, ये देखो फिजिकल सिक्योरिटी इजी है, कंसर्न रिलेटेड टू फिजिकल थ्रेट सच एज वेंडलिज्म और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फिजिकल एक्सेस लाइक इक्विपमेंट, फैसिलिटेट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी को धमकी दे दिया कि तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड हमको पता है, ठीक है, या सिंपली क्या बोल रहा है, फिजिकल थ्रेट या थेफ्ट, आपने चोरी कर लिया, थेफ्ट समझता ना, पासवर्ड को चोरी कर लिया, ठीक है, या अनऑथराइज एक्सेस, आपको किसी तरह एक्सेस मिल गया
टू फिजिकल एसेट, चाहे वो मशीन मतलब कंप्यूटर हो, ठीक है, या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का पासवर्ड तुमको पता है, तो तुमने उसको धमकी दे रहा है भाई इसका डॉक्यूमेंट का पासवर्ड मुझे पता है, तो हम उसको क्या कर एक्सेस कर लेंगे, तुमको पता नहीं चलेगा, ये हो गया फिजिकल सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड स्कोप। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इज अबाउट द कीपिंग डिजिटल सर्विसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क सेफ फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस टू डैमेज। ई सिक्योरिटी बोलते हैं। ई सिक्योरिटी एक ऐसा सिक्योरिटी होता है जो जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब नेटवर्क पर जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन वो क्या रहे, सेफ रहे, कोई उसको यूज ना कर पाए, ठीक है। इट इंक्लूड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड डेटा फ्रॉम द हैकर्स एंड अदर थिंग। तुम लोग देखो ना, अरे तुम लोग देखो ना क्या, तुम्हारा विंडो डिफेंडर सुना ना, विंडो डिफेंडर, तो विंडो डिफेंडर क्या है, जब तुम लोग विंडो चलाता है देखना विंडो डिफेंडर एक्टिव हो जाता है। अरे लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, विंडो डिफेंडर एक्टिव होता है, वो क्या है, ई सिक्योरिटी है, एंटी, हाँ एंटी वायरस है। उसका काम क्या है कि कोई भी इंटरनेट से कोई भी वायरस अगर आए तो उसको क्या करे, प्रोटेक्ट कर ले, वो तुम्हारे फोन में ना ढुके, तुम्हारे लैपटॉप में ना ढुके, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू सिक्योर डिवाइस एंड अकाउंट्स, ठीक है। फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बोले ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन, इनकोडिंग डेटा सो कैन ओनली ऑथराइज पीपल कैन रीड इट। ये सब क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का प्रिंसिपल क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका जो इंफॉर्मेशन रहे वो कॉन्फिडेंशियल मतलब कि आप तक रहे, किसी की सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले। इंटीग्रिटी, जो भी एक्यूरेसी और ट्रस्टवर्दी ऑफ डेटा सिस्टम, मतलब मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा एंड सिस्टम, मतलब जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन रहे उस इंफॉर्मेशन को कोई यूज ना कर पाए, मतलब वो इंफॉर्मेशन का जो डेट मतलब उस इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस सिर्फ आपके पास रहे और किसी के पास ना पाए, तो इससे आपका क्या ट्रस्ट मेंटेन रहे, दैट इज वाई इंटीग्रिटी। मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट विथनेस ऑफ डेटा एंड सिस्टम, मतलब तुम अरे तुम मोबाइल है ना, अरे सुन ना, तुम लोग फोन है, फोन में अपना बहुत सारा फोटो वगैरह रखता है, विश्वास है ना कि आपका फोटो कहीं नहीं शेयर होगा, अरे बिलीव है ना कि आपका फोटो कहीं शेयर नहीं होगा, वो प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी प्रिंसिपल। एबिलिटी, इंश्योरिंग दैट डेटा सर्विसेज आर एक्सेसिबल एंड यूजेबल व्हेन नीडेड। ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि जब भी तुमको अपने फाइल का यूज रहेगा, तू अपना फाइल ओपन करेगा तुम्हारे फोन में खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है, वो तुम जानते हैं, तुम जब वो पासवर्ड डालेगा मोबाइल खुलेगा। तीसरा कोई बंदा अगर मोबाइल खोलने की कोशिश करेगा, तुम्हारा फोन देखना लॉक हो जाता है, 30 सेकंड के लिए क्या होता है, लॉक हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब तो अच्छा देखना, आजकल जो ईमेल वगैरह आता है बैंक वगैरह, देखना उसमें पासवर्ड रहता है, तो वो क्या बोलता है, आपका जो यूजर आईडी है उसका 4 डिजिट और आपका नाम, आपका स्टार्टिंग है नाम का 4 डिजिट। वो ऐसा क्यों करते हैं कि आपका जो पीडीएफ है सिर्फ आप देख पाए और कोई नहीं देख पाए, ठीक है, वो होगा साइबर सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर एंड सिस्टम टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर आप लेट से आपने किसी को पीडीएफ भेजा और इस पीडीएफ में पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डाल और आपने बोला कि पासवर्ड क्या क्या होगा, तो आपने बोला आपका 4 डिजिट प्लस आपके आधार का लास्ट का 4 डिजिट। अब बताओ, अगर मेरे पास कोई पीडीएफ आता है बोलता इसका पासवर्ड पता क्या होगा, आपके नाम का फर्स्ट 4 डिजिट और आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, तो मुझे तो पता है ना लास्ट 4 डिजिट, तो मैं अपना मैं अपने नाम का फर्स्ट 4 डिजिट, मेरा नाम क्या अभिषेक, तो ABHI और आधार कार्ड का लास्ट डिजिट डाल दूंगा, पासवर्ड खुल जाएगा। तो मतलब जैसे ही मैंने ये डालूंगा तो ये जो साइबर सिक्योरिटी मुझे ऑथेंटिफाई मतलब आइडेंटिफाई करेगा सेम बंदा है। कंप्यूटर मालवेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मालवेयर। सुनो, कंप्यूटर मालवेयर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर मालवेयर इज अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज और डिस्टर्ब द कंप्यूटर, स्टील इंफॉर्मेशन और गेन अनऑथराइज एक्सेस। तुम्हारे कंप्यूटर में जो फाइल्स को करप्ट कर देना, तुम्हारे कंप्यूटर के फाइल को चोरी करके किसी को पास पहुंचा देना या फाइल को डैमेज कर देना, इसको बोलते हैं मैलवेयर मतलब वायरस। अब क्या क्या मैलवेयर हो सकते हैं, पहला इसका क्या है, वायरस। malicious program that infect other file on computer spreading when the infected file is spread। मतलब वायरस का मतलब क्या है, मान लो ये कंप्यूटर है, इसमें वायरस आ चुका है, तुम मान लो किसी को फोटो भेजा, इस फोटो के माध्यम से वायरस उसके मोबाइल में पहुंच गया। तो देखना तुम लोग पेन ड्राइव में क्या करता था, अगर किसी के लैपटॉप में वायरस है और उसका पेन ड्राइव तुमने अपने लैपटॉप में लगाया,
तुम्हारे लैपटॉप में देखना वायरस आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? अरे किसी के फ़ोन में अगर मान लो वायरस है और उससे तुमने अगर इंटरनेट कनेक्ट किया, मतलब हॉटस्पॉट कनेक्ट किया, तो वो क्या करेगा, हॉटस्पॉट के माध्यम से उसके फ़ोन से तुम्हारे फ़ोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसका फ़ोन तो डैमेज किया, तुम्हारा ही फ़ोन डैमेज करेगा। आप सुनो, वायरस वॉर्म क्या होता है? सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मालवेयर डेट स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क विदाउट नीडिंग ह्यूमन इंटरेक्शन। वॉर्म होता क्या था, ये खुद से ही कॉपी होता है, मतलब एक बार तुम्हारे सिस्टम में आ गया, कॉपी होते होते पूरे सिस्टम में फैल हो जाएगा। ये वॉर्म होता है, मतलब क्या बोला, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, मतलब कॉपी करना, रिफ्लेक्टिंग समझते हो, कॉपी करना। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मालवेयर खुद से ही कॉपी, जैसे कोरोना क्या था, कोरोना खुद से ट्रांसफर हो रहा था, ऐसे ही वॉर्म पता क्या होता है, वॉर्म सबसे खतरनाक होता है। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में आ गया ना, उसका इतना कॉपी होगा, इतना कॉपी होगा तुम्हारे सिस्टम में, परेशान हो जाएगा तुम, उसको तुम निकालने की कोशिश करो, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद से ही कॉपी होते रहे, कॉपी होते होते पूरे कंप्यूटर में छा जाएगा वो, उसको वॉर्म बोलते हैं। और पूरा फाइल तुम्हारा डैमेज कर देगा। ये खुद से होता है, इसमें तुम कुछ करना नहीं पड़ेगा। वायरस क्या होता है, वायरस तो ट्रांसफर होता है ना, तुम्हारे फोन में वायरस है, तुमने किसी से डिवाइस कनेक्ट किया, ट्रांसफर हो गया। वॉर्म पता क्या होता है, बोला कुछ नहीं, हम तो खुद से ही कॉपी करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये और भी खतरनाक होता है वॉर्म। ऑपरेटिंग स्प्रेड फ्रॉम वन, ये भी क्या करता है, एक कंप्यूटर तो फैल जाता है, अरे एक कंप्यूटर में तो फैलता ही, जैसे ही तुम्हारा कंप्यूटर किसी से कनेक्ट होगा उसमें भी चला जाएगा, और ये खुद से कॉपी होते रहेगा, कॉपी होते रहेगा, कॉपी होते रहेगा, इसको पता जरूरत ही नहीं है ट्रांसफर का। एक तुम्हारे फोन में आया, एक जगह एक फाइल में आएगा, हर एक फाइल में पहुंच जाएगा। ये बहुत खतरनाक होता है वॉर्म। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रोजन्स। इसका ट्रोजन हॉर्स एक और नाम है। ये क्या करता है, ये मैलवेयर, अच्छा मैलवेयर समझता है, मैलवेयर तो वायरस, मतलब बहुत खतरनाक चीज होता है मैलवेयर। डैट डिस्ग्यूज इटसेल्फ एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू ट्रिक यूजर्स इनटू इंस्टॉलिंग इट। Once it installed, Trojans can steal data and spy on users and provide backdoor access to the attacker. An example of Trojan hidden is a fake antivirus program. सुनो ना, अरे सुनो ना, तुम्हारे तुम्हारे ईमेल में, नॉर्मली ईमेल के माध्यम से तुम्हारे ईमेल में पता क्या आएगा, एक आएगा पता क्या, वहां पे दिखाएगा कि काइंडली इंस्टॉल मी, इंस्टॉल करोगे तुम्हारे फोन में जितना भी वायरस है खत्म कर देंगे। तो तुमको क्या लगेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसको इंस्टॉल करेगा, तुम्हारे यहाँ इंस्टॉल हो गया, वो तुमको पता क्या दिखाएगा, स्कैन। जैसे तुमने स्कैन किया ना, ये तुम्हारे मोबाइल को पूरा हैक कर लेगा, और जिसने भेजा उसको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। ये और खतरनाक होता है। बताइए तुमको, ये ऐसा तुम लोग स्पैम फोल्डर समझता, स्पैम फोल्डर, वो तुमको देख के लगेगा ना तुम्हारे काम का चीज है। ये लोग ऐसा भेजता ही है, तुमको देख के लगेगा तुम्हारे काम का चीज है। जैसे ही तुम उसको इंस्टॉल किया अपने डिवाइस में, तुम्हारे डिवाइस का पूरा इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को मिल गया। इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। मतलब उसको देख के लगता है ना ये तुम्हारे काम का चीज है। एक होता है रैंसोवेयर, ये तो खतरनाक है, ये तो बिजनेस करता है, पता क्या बोलता है, मेलवेयर इनक्रिप्ट फाइल ऑन कंप्यूटर एंड डिमांड पेमेंट। ये क्या करेगा, तुम्हारे तुम ऐसा वायरस है जो तुम्हारे फोन में आएगा, तुम्हारे फोटोज वीडियो डॉक्यूमेंट को अपने पास ट्रांसफर कर लेगा, फिर पता क्या बोलेगा, पैसा दो वापस करेंगे। ये होता खतर, ये रैंसोवेयर बोलते हैं इसको, रैंसोमवेयर बोलते हैं। फिर स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का पता है क्या, तुम्हारे फोन में अगर स्पाईवेयर होगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पता है ये तुम्हारे फोन को डिस्टर्ब नहीं करता है, साइंस मतलब हिडनली, हिडन तुम्हारे फोन का इंफॉर्मेशन भेजते रहेगा, भेजते रहेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब वॉर्म आएगा या वायरस आएगा या ट्रोजन आएगा ना, तुम्हारा फोन हैंग करेगा, स्पाईवेयर में तुम्हारा फोन हैंग नहीं करेगा। ये तो चुपके से तुम्हारा इन्फॉर्मेशन देते रहेगा, तुमको पता नहीं चलेगा। ये देखो ना, मेलवेयर डेट सीक्रेटली मॉनिटर एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स एक्टिविटीज। मतलब ये सीक्रेटली तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा विदाउट देयर नॉलेज, तुमको पता ही नहीं चलेगा, और तुम्हारा इन्फॉर्मेशन भेजते रहेगा मतलब तुम्हारे फोन में अगर वो आ गया, तुम्हारा पूरा इन्फॉर्मेशन किसी को भेजते रहेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। ये और स्पाईवेयर, ठीक है। बस लास्ट है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, बस लास्ट और नहीं है। अरे हाँ लास्ट है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। किसका फोन आ रहा है?
देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी that create a secure or transparent way to record transaction data. It like a digital ledger that store information across a network of a computer and making it difficult to alter or like. मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है ना, एक बार तुमने कंप्यूटर में कोई डेटा डाला, अब अगर तुम उसको चेंज करने की कोशिश करोगे चेंज नहीं होगा, एडिट ही नहीं होगा। मतलब एडिट करने से पहले वहां पे ब्लॉकचेन आ जाएगा। मतलब एक बार तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दिया, अब अगर तुम उसको अल्टर करने की कोशिश करो वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब पता है तुम जितना बार उसको अल्टर करने की कोशिश करोगे ना, तो उतनी बार वो वहां पे मतलब इंफॉर्मेशन देते रहेगा कि सामने वाला बंदा। एग्जाम्पल मैं तुमको सबसे सबसे अच्छा देता हूँ, सुनो ना। हम लोग पीडीएफ देते हैं ना, अरे सुनो ना, हम लोग पीडीएफ देते हैं तो गूगल ड्राइव का लिंक के माध्यम से देते हैं। तो बहुत सारा होशियार बच्चा है, वो क्या पता क्या करता है, सोचता पीडीएफ को एडिट कर लेंगे। वो जितनी बार एडिट करने की कोशिश करता है ना, हम लोग को मेल आ जाता है कि मिस्टर नाम के साथ आता है कि ये बंदा पीडीएफ को एडिट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ हम लोग पता तो रहे हैं, यही तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना। हम लोग जैसे मान लो ये पीडीएफ है, ये आईटी के पीडीएफ है, इस आईटी पीडीएफ को ब्लॉक करके देते हैं कि कोई इसको एडिट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लिंक डाल देते हैं। अब वो लिंक गया तुम्हारे फोन में, खुला, तुम उससे पढ़ लिए। बहुत लोग पता क्या करते हैं, उसको एडिट करने की कोशिश करते, डाउनलोड करने की कोशिश करते। जब जितना बार तुम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे, जितना बार तुम एडिट करने की कोशिश कर रहे, हमको इन्फॉर्मेशन आती जाती है कि ये इवन किस मोबाइल से करो, मोबाइल भी आ जाता है। हाँ बहुत बार आया है। अब सब बच्चे लोग होता है, सर को पता नहीं है। ये हो, यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है कि तुम एक बार कोई इन्फॉर्मेशन डाल दिया, अब वो ब्लॉक हो गया, तुम एडिट करने की कोशिश करेगा, एडिट नहीं होगा। ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, ठीक है।